ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कहने के लिए तो एक काफी ज्यादा पावरफुल गॉड है, लेकिन बस अपने प्यार को पाने के लिए इसने सब कुछ त्याग के वापस से रीइंकार्नेट हो गया, और वो भी एक ऐसी बेरहम सी दुनिया में जहाँ के करता धरता मॉन्स्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा बेरहम और ताकतवर हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास तो अपनी खुद की पावर्स भी नहीं है, और जो इसके पास है वो इसकी कमजोर सी ह्यूमन बॉडी है। तो फिर चलिए मिलके देखते हैं कि ये कैसे अपने प्यार को हासिल करता है। कहानी की शुरुआत में हम टांग सेन को रीइंकार्नेट होते हुए देखते हैं, और ये कहता है कि ज़ियावू तुम्हारे बिना सब कुछ निरर्थक है, और इस 10,000 सालों का कल्टीवेशन और गॉड किंग के स्टेटस का क्या मतलब है, और मैं सब कुछ त्याग के सिर्फ तुम्हारा पीछा करते हुए इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ, और ये तुम्हारा टांग सेन सिर्फ तुम्हारे लिए मरेगा और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जन्म लेगा। और फिर हम देखते हैं कि टांग सेन का पुनर्जन्म हो गया होता है, जहाँ पे ये एक अजीब सी खतरनाक सी दुनिया में आ गया होता है। और क्योंकि टांग सेन ने एक नवजात बच्चे के रूप में जन्म लिया था, तो इसे तो क्रूल टेस्ट का सामना करना ही था, और जो इसके लिए इंतजार कर रहा था वो इसकी मौत नहीं बल्कि इसकी गुलामी थी। और इस फेरी कॉन्टिनेंट के अंदर फेरीज का पूरी तरीके से ह्यूमन रेस के ऊपर दबदबा है, और इनके लिए इंसान सिर्फ टूल्स और खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और टांग सेन कहता है कि कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती हैं, और चाहे तुम कहीं भी हो और कुछ भी क्यों ना बन गई हो, ज़ियावू मेरे लिए इंतजार करना, मैं डेफिनेटली तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिसके बाद हमें फेरी कॉन्टिनेंट के अंदर विंडवुल्फ टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ के फॉरेस्ट के अंदर हमारा लिटिल टांग सेन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और ये काफी खुश भी होता है क्योंकि इसने अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल के 3rd लेवल पे काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और इसकी मिस्टीरियस ट्रेजर बुक के अंदर जो यूनिक स्किल्स रिकॉर्ड हो रखी हैं, उनके अलावा अभी इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, और इसी वजह से इसे अपनी पिछली जिंदगी की मार्शल स्पिरिट की याद आ रही होती है। और इस दुनिया के इंसानों की काफी बदतर हालत है, और इनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, और पावरफुल फाइटिंग टैलेंट्स के दम पे मॉन्स्टर्स और एल्फ्स ने इन्हें पूरी तरीके से गुलाम बना रखा है। और 3 साल पहले टांग सेन भी इसी की उम्र के बच्चों के ग्रुप के साथ आया था, जिनमें से ज्यादातर किसी वजह से मारे जा चुके हैं, लेकिन टांग सेन ने दृढ़ निश्चय कर रखा होता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए इसे सरवाइव करना ही होगा, और ये लगातार स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा जिससे कि ये ज़ियावू को ढूंढ सके। और जब टांग सेन को भूख लगती है तो ये फॉरेस्ट में जाके कुछ खाने लगता है। तभी ये यहाँ पे किसी इंसान को नोटिस करता है जो कि इंजर्ड होता है, और ये अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा होता है, क्योंकि एक खूंखार मॉन्स्टर इसकी जान के पीछे नहा धो के पड़ा होता है। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये 3rd रैंक मॉन्स्टर वुल्फ होता है, जो कि काफी पावरफुल होता है। और क्योंकि ये बंदा और ज्यादा बच के नहीं भाग सकता था, इसलिए ये इस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। और इस चीज को देख के टांग सेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि कोई भी इंसान 3rd रैंक के मॉन्स्टर वुल्फ को नहीं हरा सकता है। लेकिन तभी अचानक से इस बंदे के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, और ये बंदा ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और इस चीज को देख के टांग सेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले इसने किसी भी इंसान के पास ऐसी पावर नहीं देखी थी। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये वुल्फ मॉन्स्टर से काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगता है, और ये इंसान इस मॉन्स्टर को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी ये जो मॉन्स्टर होता है ये विंड ब्लेड से इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, तो ये बंदा भी काफी तेजी से इन सभी को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है, और इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके इसे बड़ी ही आसानी से जान से मार देता है। और इस मॉन्स्टर को मारते ही इस बंदे की भी पावर खत्म हो जाती है। और तभी ये जो मॉन्स्टर मरा था इसका छोटा भाई यहाँ पे आ जाता है, और तभी टांग सेन भी इस तरफ आने लगता है। और जैसे ये मॉन्स्टर इस बंदे को मारने के लिए अटैक करता है, तभी टांग सेन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके पीछे से इसके ऊपर अटैक कर देता है, और इस वजह से ये मॉन्स्टर भी काफी चौंक सा जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्ट होता है, और ये काफी जल्द ही टांग सेन को पकड़ लेता है, और ये टांग सेन को फेंकने लगता है। लेकिन टांग सेन तुरंत ही इसके ऊपर मिस्टीरियस जेड हैंड से अटैक कर देता है, और इस तरीके से ये अपनी उंगलियों को उसके मुंह के अंदर घुसेड़ के उसे जान से मार देता है। लेकिन टांग सेन इतने में ही काफी ज्यादा थक जाता है, क्योंकि इसकी ये जो बॉडी ये काफी ज्यादा कमजोर है, और ये बस इसके वाइटल्स के ऊपर स्नीक अटैक करके ही इसे मार पाया है। और ये बंदा टांग सेन से कहता है कि तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर टांग सेन कहता है कि आखिर तुम्हें ये ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी कहाँ से मिली। जिस पर ये बंदा हैरान होते हुए कहता है कि जब तुम डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही नहीं हो तो फिर तुमने कैसे उस मॉन्स्टर वुल्फ को मारा। जिस पर टांग सेन पूछता है कि डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जिस पर ये बंदा बताता है कि डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन रेस, मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस के बीच में होता है। ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से पावर को इनहेरिट किया जा सकता है। ब्लड
ब्लड लाइन के उस हिस्से से, जिस पर टांगसन पूछता है कि तो तुम्हारा मतलब मिक्स्ड ब्लड से है, जिस पर ये बंदा कहता है कि हाँ, हम सिर्फ इसी तरीके से थोड़ी बहुत पावर को पोजेस कर सकते हैं और मेरे जैसे सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि इंसानों की तरफ खड़े हैं, लेकिन ज्यादातर मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस के वेसल्स बन जाते हैं और इन स्लेव्स का जो स्टेटस होता है वो ऑर्डिनरी इंसानों से काफी ज्यादा हाई होता है, जबकि हम तो बस अपने जीने के हक को ही चाहते हैं जिससे कि हमें गुलामी ना करनी पड़े। और इस बारे में विंड वुल्फ लॉर्ड को एसेसिनेट नहीं कर पाया, जिस पर टांगसन पूछता है कि क्या सिर्फ मिक्स्ड ब्लड इनहेरिटेंस के माध्यम से ही डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया जा सकता है क्या, जिस पर ये बंदा बताता है कि तुम भी एक इनहेरिटेंस से डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को हासिल कर सकते हो और जब ये पावर किसी को मिलती है तो अगर कोई पर्सन इसके काबिल हुआ और इसमें फिट रहता है तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो इसमें फिट नहीं रहता है तो वो मारा जाएगा। जिस पर टांगसन पूछता है कि क्या मॉन्स्टर गॉड पावर को मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस से छीना जा सकता है क्या, जिस पर ये बंदा कहता है कि ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि इस तरीके से ब्लड लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी और वो मारा जाएगा। और मेरा नाम जूज यासिन है, वैसे तो मैं मरने की कगार पे हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास इतनी कम उम्र में इतनी पावर है तो मैं तुम्हें अपनी मॉन्स्टर गॉड पावर दे सकता हूँ और अगर तुम्हारी हम इंसानों की मदद करने की इच्छा हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिडम्पशन है जो कि इंसानों को आजाद करने के लिए एग्जिस्ट करती है और अगर तुम इसे ढूंढते हो तो ये तुम्हें मिल जाएगी। जिसके बाद ये बंदा अपनी मॉन्स्टर गॉड पावर को टांगसन को देते हुए कहता है कि एक दिन हम इन मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है और तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाना और खुद को एक्सपोज मत होने देना और जितना हो सके उतना ज्यादा और जल्दी स्ट्रॉन्ग होना। और जैसे टांगसन इस पावर को टच करता है तो ये जो एनर्जी होती है काफी तेजी से इसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है और इस वाइल्ड एनर्जी को टांगसन अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल के माध्यम से इंटीग्रेट करता है, वो भी काफी आसानी से। और ये जो मॉन्स्टर गॉड पावर होती है ये इसकी बॉडी को नरिश करने लगती है और तो और इसकी जो मिस्टीरियस हेवन स्किल होती है ये भी काफी इम्प्रूव हो जाती है। और जब ये फिनिश हो जाता है तो टांगसन इसलिए इतना खुश होता है क्योंकि इसकी जो मिस्टीरियस हेवन स्किल है ये मॉन्स्टर पावर को काफी जल्दी एब्सॉर्ब कर सकती है और इसकी वजह से इसकी जान को भी कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन तभी टांगसन का ध्यान उस विंडवुल्फ की लाश पे जाता है और ये तुरंत ही उसके ऊपर अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर वुल्फ की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन पावर थी उसे ये काफी आसानी से एब्सॉर्ब कर पा रहा होता है। जिसके बाद ये दूसरे वाले की भी एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर टांगसन तुरंत ही अपने नामो निशान को मिटा के विंडवुल्फ टाउन के अंदर जो ह्यूमन रेस होता है वहाँ पे लौट आता है, जहाँ पे ये मेडिटेट करते हुए ये जो पावर इसने हासिल की होती है उसे डाइजेस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये खुद से कहता है कि मुझे इस नई पावर को अडेप्ट करना होगा जिससे कि मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग हो सकूं। जिसके बाद मैं रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ के उसे ज्वाइन करूंगा, जिसके माध्यम से मैं रीइनकार्नेट हुई विज़यावो को ढूंढूंगा। जिसके बाद हमें टांगसन को नूरा विलेज के अंदर काम करते हुए दिखाया जाता है और ये 7 दिन हर रोज की तरह बीत गए होते हैं और उस इंसिडेंट की वजह से ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस भी नहीं हुई होती है और आखिरकार टांगसन ने भी 2 तरह की ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया होता है। जिसके बाद ये इसे आजमाने के लिए लेपर्ड फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये लेपर्ड की तरह काफी ज्यादा तेज हो जाती है और ये पलक झपकते 10 मीटर्स कवर कर लेता है। जिसके बाद ये विंड वुल्फ की विंड ब्लेड को इस्तेमाल करता है और ये इसमें कामयाब भी हो जाता है। इस वजह से ये काफी खुश होता है क्योंकि ये इन दोनों को ही इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है और इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। और इसने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया के अंदर इसकी जो मिस्टीरियस हेवन स्किल है उसके इसके पास इतना बड़ा एडवांटेज होगा, इसलिए ये अपने दिलो जान से मिस्टीरियस हेवन स्किल को कल्टीवेट करने का सोचता है जिससे कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और अभी ये जो इतना खुश और जोश में होता है लेकिन 2 साल बाद ये उतना ही निराश और दुखी होता है क्योंकि पिछले 2 सालों में इसकी जो मिस्टीरियस हेवन स्किल है उसमें अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और ये अभी भी 3rd लेवल की पीक पे है, लेकिन तब भी ये स्किल से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के रूल्स की वजह से ही ये बाधित हैं, इसलिए डिसाइड करता है कि ये और भी ज्यादा ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हमें वापस से खेत के अंदर टांग्स को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ये डिसाइड करता है कि ये विंडवुल्फ टाउन से बाहर निकल के किसी पे अटैक करके उसे मार के उसकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन तभी ये किसी को नोटिस लगाते हुए देखता है तो ये अपनी पर्पल डीमन आईज को इस्तेमाल करके उस नोटिस को देखने लगता है और उस नोटिस के ऊपर लिखा होता है कि 3 दिनों बाद ब्लड लाइन स्क्रीनिंग होगी और जो कोई
भी सफलतापूर्वक इस टेस्ट को पास कर लेगा, उन्हें विंड वुल्फ टाउन के अंदर एंटर करके वेसल ट्रेनिंग करने की इजाजत दे दी जाएगी। और इस टेस्ट का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मिक्स्ड ब्लड को अलग निकालना। और इस तरीके से टांगसन के पास एक मौका होता है जिससे कि ये काफी बड़ी दुनिया में जा सके। और फिर 3 दिन बाद इस विलेज के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर वुल्फ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे टांगसन काफी सारी मदर्स को देखता है जिन्हें मॉन्स्टर्स के द्वारा चूज किया गया था, और इसे इनके लिए काफी बुरा भी लगता है। और यहाँ पे एक वुल्फ मॉन्स्टर बताता है कि जो अवेकनिंग टेस्ट है वो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले इन्हें अपने अंदर चेंजेस को दिखाना होगा। और इतना कि ये सारे मॉन्स्टर्स हाउलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे डर से जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़के के अंदर रिएक्शन होता है और वो वुल्फ के अंदर चेंज होने लगता है, और तभी एक और लड़की काफी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगती है। और टांगसन देखता है कि ये जो वुल्फ हाउल है ये बंद होने को है, इसलिए ये और समय गवाए बिना रिएक्ट करने लगता है। और इस स्क्रीनिंग राउंड के अंदर सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं, और इनसे एक वुल्फ मॉन्स्टर कहता है कि बच्चों याद रखना, अगर तुमने दिखावा करने की हिम्मत की तो अल्तार के अंदर तुम्हारा भर्ता बना दिया जाएगा। और जितने भी लोगों ने इस स्क्रीनिंग को पास किया था उन सभी को ही एक जगह रखा जाता है, और उस रात 3 लोग और मारे जाते हैं क्योंकि ये लोग अवेकन ब्लड लाइन की पावर को झेल नहीं सके थे। और तभी यहाँ पे एक बच्ची टांगसन से कहती है कि क्या तुम सच में कर सकते हो, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और इस वजह से टांगसन भी हैरान होता है क्योंकि इस लड़की को इसकी चिंता हो रही थी, और इस बच्चे का नाम लिंग मुसई होता है। और इसी गांव के अंदर जो इसकी मॉम थी उसने ही इसे ऐसा करना सिखाया था। और फिर ये वापस से टांगसन से पूछती है कि क्या तुम सच में कर सकते हो, जिस पर टांगसन हाँ कर देता है। और 2 दिन बाद जो लोग अभी जिंदा होते हैं उन्हें अवेकनिंग सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है, जिसके बाद हमें विंड वुल्फ टाउन के सेंट्रल अल्तार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर ब्लड लाइन टेस्ट को करवाने का हुक्म देता है। तो ये जो विंड वुल्फ टाउन का वेसल यांग फेंग होता है ये सभी से ही कह देता है कि मैं तुम सभी की ही ब्लड लाइन को टेस्ट करूंगा, और अगर किसी के अंदर जरा से भी रिएक्शन होता है तो वो दिखा दे। इसके बाद ये अपनी पावर को इन सारे बच्चों के चारों तरफ सर्कुलेट करने लगता है। और ऐसा जब हो रहा होता है तो टांगसन देखता है कि जो विंड ब्लेड है वो विंड एलिमेंट पावर को एब्सॉर्ब कर पा रही है। तो इसे समझ में आ जाता है कि इस तरीके से इसे इनहेंस किया जा सकता है, और इस पावर की वजह से एक बंदा रिएक्ट करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि दूसरे नंबर पे लिंग मुसू ही रिएक्ट करती है। और टोटल 4 टीनेजर्स ही रिएक्ट करते हैं विंड एलिमेंट पे, और इन सभी को ही यांग फेंग के द्वारा साइड में कर लिया जाता है। और तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि सैक्रिफिशियल सेरेमनी का और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर वांग यांग फेंग लॉर्ड को 1 मिनट रुकने के लिए कहता है क्योंकि इसे लगता है कि और कोई भी बाहर निकल के आ सकता है। तो टांगसन तुरंत ही अपने विंड ब्लेड को क्रिएट करके दिखा देता है, और विंड ब्लेड को देख के वांग यांग फेंग भी काफी हैरान होता है। और इसके साथ ही इस सेरेमनी को 5 लोगों ने पास कर लिया होता है, जिसके तुरंत बाद सैक्रिफिशियल सेरेमनी को शुरू कर दिया जाता है। और इसे शुरू करते हुए ये मॉन्स्टर कहता है कि सभी को मार दिया जाए, हमारे क्लैन के ब्लड से जो दूषित हो गए हैं, लेकिन हमारे क्लैन की ब्रिलियंस को जागृत करने में असमर्थ हैं, इसलिए इस शर्म को सिर्फ खून से ही धोया जा सकता है। और इस सेरेमनी के अंदर जो 5 बच्चे अनअवेक रह गए थे उन्हें 10 ह्यूमन वुमेन के साथ इस सेरेमनी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, जबकि जिन्होंने पास कर लिया था उन्हें वांग यांग फेंग यहाँ से ले जा रहा होता है। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये कहता है कि ग्रेट एंसेस्टर अपने डिसेंडेंट्स को प्लीज आशीर्वाद दीजिए जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग हो सके। और इस अल्तार के नीचे इंसानों के काफी सारे कंकाल यहाँ पे दफन हैं, और इस वजह से ही टांगसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और ये मन में कहता है कि मैं इंसानों को वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि इन सारी चीजों को बदला जा सके। और वांग यांग फेंग इन 5 बच्चों को अपने घर पे लाके वाइफ को बताता है कि इस बार सिर्फ 5 ही बच्चे पास हुए, जबकि 5 जो थे वो फेल हो गए हैं। और वांग यांग फेंग इन बच्चों को बताता है कि तुमको नए स्टूडेंट के रूप में सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पे मैं तुम सभी का ही टीचर हूँ, और मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि एक वेसल कैसे बना जाए। जिसके बाद ये सभी बच्चे खाना खा के अपने रूम्स में आराम करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे नहाने के बाद टांगसन को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। और तभी टांगसन के रूम में लिंग मुजुई आ जाता है, और इससे टांगसन पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया और तुमने कुछ भी क्यों नहीं खाया, जिस पर मुजुई रोते हुए कहती है कि उस अल्तार के अंदर मेरी मॉम भी थी। और इतना कह के ये और भी ज्यादा फूट फूट रोने लगती है, और इस वजह से टांगसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे वांग यांग फेंग आते हुए बताता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा क्रूल है,
और हमारे हर एक सर्वाइविंग वेसल्स ने सभी ने ही इस सीन को एक्सपीरियंस किया है और यही इस मॉन्स्टर रेस का रूल है। और उनकी ब्लड लाइन से जो ह्यूमन वुमन का जन्म होता है उन्हें सिर्फ एंसेस्टर को सेक्रीफाइस के रूप में ऑफर ही किया जा सकता है। और जब मैंने तुम दोनों को ही देखा तो मैं अंदर को महसूस कर सकता हूँ कि तुम दोनों ही काफी वाइज हो। खासकर तुम्हारी जो विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफी लंबे समय पहले ही अवेक हो गई थी। और मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सरवाइव करने का सिर्फ एक ही मौका है और उनके रूल्स के अनुसार अगर तुम उन्हें धोखा देते हो तो सभी वेसल्स को ही मार दिया जाएगा। और अभी यही सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा कि तुम्हें उन्हें सौंप दिया जाए। और क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? और इस बात को सुन के टांगसन काफी गुस्से वाली नजर से इसे देखते हुए कहता है कि तो मतलब कि तुम मुझे उन्हें सौंपने वाले हो। जिस पर वांग यांगफेंग कहता है कि अगर मुझे उन्हें तुम्हें सौंपना ही होता तो सैक्रिफाइस के दौरान मैं तुम्हारे आगे खड़ा नहीं होता। और बच्चे कोई भी बेवकूफी मत करना और अभी अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और काफी कड़ी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनो। जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि मेरा भी एक बच्चा था जो कि एग्जाम के अंदर फेल हो गया था। जिसके बाद वांग यांगफेंग टांगसेन को आराम करने के लिए कहता है और अगले दिन वांग यांगफेंग 3 बिना नाम वाले बच्चों को नाम देता है जिनका नाम वांग जियाओ, लई, वांग चाओ और वांग जोंग होता है। और अगले 3 सालों तक इन सभी की मॉर्निंग में कल्चर क्लासेस होंगी जबकि आफ्टरनून में विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करेंगे। और कल्चरल क्लासेस के दौरान इन सभी को ही फेरीलैंड को लेकर काफी अहम जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस के लिए 7 मेन सिटीज हैं और मेनलैंड के सेंटर होली स्प्रिट सिटी को मिला के टोटल 15 है। और मेनलैंड के इस नॉलेज को टांगसन काफी ध्यान से समझता है क्योंकि इससे जियावो को फ्यूचर में ढूंढने में आसानी होगी। और यांगफेंग बताता है कि हमारा जो विंड वुल्फ टाउन है वो काफी छोटा सा टाउन है क्योंकि वैसे भी जो विंड वुल्फ फैमिली है वो उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी टांगसन इंसानों को लेकर सवाल पूछते हुए पूछता है कि क्या हम इंसान हर जगह हैं? जिस पर वांग यांगफेंग बताता है कि हाँ, इस फेरीलैंड के अंदर हम इंसानों की सबसे बड़ी रेस है लेकिन ये सिर्फ कई ग्रुप्स के गुलामों के रूप में एग्जिस्ट करती है और इस नॉलेज को अच्छे से याद कर लेना। और आफ्टरनून में मैं तुम सभी को ही कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा। और ये जो विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेशन मेथड होता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल होता है और वांग यांगफेंग के गाइडेंस के चलते सभी लोग काफी आसानी से इसे सीख लेते हैं। और वांग यांगफेंग काफी हैरान होते हुए पूछता है कि क्या ये तुमने खुद किया है? जबकि इस तरफ टांगसन विंड ब्लेड को तैयार करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, मैंने इसे काफी अच्छी तरीके से बना लिया है। इस वजह से वांग यांगफेंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि बिना मेरी गाइडेंस और तुम्हारी बॉडी के चेंज हुए बिना तुमने ये कैसे कर लिया? ये बच्चा सच में काफी स्पेशल है। जबकि टांगसन पूछता है कि टीचर, इस फेरीलैंड के ऊपर 2 रेसेस है ना, तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन का लेवल क्या है? जिस पर वांग जुआनयांग बताता है कि लेजेंड्स के अनुसार सबसे हाईएस्ट 12th रैंक है और मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि इससे भी ज्यादा हाई रैंक हुई तो। और इस बात को सुनकर टांगसन मन में कहता है कि अगर यहाँ की रैंक को डोलो कॉन्टिनेंट की रैंक से कंपेयर करें तो यहाँ की रेसेस डायरेक्टली लेवल 1 गॉड पे कल्टीवेट कर सकते हैं। और इस बात से कोई भी हैरानी नहीं है जो इस दुनिया के अंदर कोई भी गॉड रियलम नहीं है और जो इस प्लेनेट का एनर्जी लेवल है वो अपने आप में ही गॉड्स के लेवल का है और इस तरीके से वहाँ तक पहुँचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और बस एक समय पे एक ही कदम चलना ठीक रहेगा। और फिर वापस से टांगसन रात के समय शिकार पे निकलता है और किसी जगह पे 2 मॉन्स्टर से ड्रिंक करते हुए जा रहे होते हैं जो कि 3rd रैंक के होते हैं। और जब ये मॉन्स्टर यहाँ से जा रहा होता है तभी टांगसन इसके ऊपर कंट्रोल द क्रैन कैचिंग द ड्रैगन को इस्तेमाल करता है और इस वजह से जैसे ये मॉन्स्टर रिएक्ट करने लगता है तो टांगसन तुरंत ही इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करके इसे मार देता है और अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल को इस्तेमाल करके इसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसे एब्जॉर्ब करके टांगसन खुश होने लगता है और मन में कहता है कि इसकी तो वाकई में काफी पावरफुल ब्लड लाइन है और ना सिर्फ इसने मेरी बॉडी के अंदर जो विंड ब्लेड की इम्प्रिंट्स है उन्हें इनहेंस किया है बल्कि मेरी जो मिस्टीरियस हेवन स्किल जो बॉटल नेक पे अटकी हुई थी उसमें भी ब्रेक थ्रू होने के साइन दिखने लगे हैं। और अभी मैंने जो विंड वुल्फ ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को निगला है तो चलो इसे आजमा के देखते हैं कि क्या ये मेरा 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है या नहीं। और चलो देखते हैं कि इस विंड वुल्फ की जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को निगला गया है कि क्या ये रिकवर भी हो सकती है या नहीं, क्योंकि इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स का मेरे फ्यूचर कल्टीवेशन के ऊपर काफी असर पड़ेगा क्योंकि ये काफी वाइटल रोल निभाएंगी। और 3 सालों बाद मुझे यहाँ से बाहर निकल के बदला लेने का मौका मिला है। और जब टांगसन घर लौट आता है तो ये मेडिटेट करते हुए मन में कहता है कि मैं 3rd रैंक के विंड वुल्फ की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सका तो निश्चित रूप से ये पावर काफी नहीं होगी और मुझे डर है कि मुझे इसके
उसके लिए 4th रैंक वाले की निगलनी होगी। और फिर कुछ दिनों के बाद टांगसन उसी विंड वुल्फ को एब्सॉर्ब करता है जिसके ऊपर इसने पहले अटैक किया था, और ये कंफर्म करता है कि निगली हुई ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को थोड़े से आराम के माध्यम से रिकवर करना संभव है। और टांगसन जानता है कि अगर इसे ब्रेक थ्रू करना है तो सिर्फ इसका एकलौता रास्ता 4th रैंक वुल्फ मॉन्स्टर है। लेकिन एक 4th रैंक के वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर स्नेक अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद हमें अगले दिन के प्रैक्टिकल क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जुआन यांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसपे वांग जुआन यांग कहता है कि और जल्दी करो, तुम अभी काफी ज्यादा स्लो हो और अभी भी तुम्हारे पास करने के लिए काफी अच्छे मूव्स हैं। और थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद ये जो वांग जुआन होता है ये थक जाता है। तो वांग जुआन यांग इसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम अच्छे से जानते हो कि अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से इस्तेमाल और बचाया जाए, लेकिन अपने अपोनेंट के इरादों को भी ध्यान में रखो और तुम्हें अपने इन सभी इश्यूज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद लिंग मुजुई का नंबर आ जाता है और लिंग मुजुई पूछती है कि टीचर क्या मैं जैसे चाहूँ वैसे अटैक कर सकती हूँ क्या? जिसपे वांग यांगफेंग कहता है कि हाँ तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, लेकिन तुम अब भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती हो। जिसके बाद लिंग मुजुई तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से वांग जुआन यांग के ऊपर अटैक कर देती है। तो वांग भी इसे डॉज करते हुए कहता है कि अब भी तुम डायरेक्टली अटैक क्यों कर रही हो? रिच जैसे ही इतना कह के पीछे मुड़ के देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मुजुई ने तुरंत ही इसके ऊपर विंड ब्लेड से अटैक कर दिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वांग जुआन यांग इसे ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद ये तुरंत ही काफी तेजी से जाके लिंग मुजुई को गिरने से बचा लेता है। ये कहता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। लिंग मुजुई हैरान होते हुए पूछती है कि टीचर अभी आपने ये क्या किया था? जिसपे वांग बताता है कि ये विंड ब्लेड की कुछ एप्लीकेशंस हैं और जब तुम 3rd लेवल पे पहुंच जाओगी तब मैं इन्हें तुम्हें सिखा दूंगा। और टांगसन अब तुम्हारी बारी है। इस बात को सुन के टांगसन आगे आ जाता है और इसकी आंखों को देख के वांग भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि इस छोटू की आंखों के अंदर जो अज़ुर लाइट है वो अब काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसा देखता है कि यह हाल ही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और तभी टांगसन काफी तेजी से विंड ब्लेड से वांग जुआन यांग के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के वांग भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि इसने तो बस विंड ब्लेड को ही रिलीज किया है मुझ पे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी ये जो विंड ब्लेड होता है ये इसके आगे आके डिसअपियर हो जाता है। और इस वजह से वांग जुआन यांग भी काफी हैरान होता है। और तभी ये टांगसन के विंड ब्लेड से बाल बाल बचता है और ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसके बाद ये टांगसन को दोबारा से आने के लिए कहता है। तो टांगसन वापस से विंड ब्लेड से वांग जुआन यांग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वांग जुआन यांग भी अपने विंड ब्लेड से काउंटर अटैक कर देता है। और जब ये दोनों ही विंड ब्लेड्स आपस में टकराने वाले होते हैं तो टांगसन का विंड ब्लेड अचानक से गायब हो जाता है और ये विंड ब्लेड वांग जुआन यांग को पीछे से हिट करता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं, जबकि वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि आखिर ये विंड ब्लेड को इतनी अच्छी तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये वाकई में काफी अमेजिंग है। और आखिर ये वांग यांगफेंग कैसे जान सकता था कि ये जो छोटू इसके सामने खड़ा है ये असल में अपनी पिछली जिंदगी में अपनी दुनिया के अंदर हिडन वेपन्स को लेके पूरी तरीके से पागल था। और यहाँ तक कि टांगसेंग तो हिडन वेपन 100 सेपरेशन को भी इस्तेमाल कर सकता था और सीक्रेट आर्ट के हिडन वेपन्स के मामले में ये सबसे ज्यादा माहिर है। जिसके बाद वांग इन सभी की छुट्टी करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, आज की प्रैक्टिकल क्लास के लिए इतना काफी है। जिसके बाद वांग टांगसेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और ये टांगसेन को एक खाली रूम के अंदर ले आता है। और इस रूम में आने के बाद टांगसेन मन में कहता है कि मैं आज से पहले कभी भी इस रूम के अंदर नहीं आया हूँ और ये देखने से ट्रेनिंग रूम जैसा लगता है। और वांग पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये विंड ब्लेड कंट्रोल करने की एबिलिटी कहाँ से मिली है, और ध्यान रखना कि तुम सारी चीजें क्लियरली बताओ क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मसला है। और तुम्हारी जो एबिलिटी इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और मैं इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि इसे तुम्हें किसी ने भी नहीं सिखाया है और मुझे इस चीज का वाजिब कारण चाहिए। और इस बात को सुनकर टांगसेन मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब मुझे भूख लगी और मैं रात के समय खाना ढूंढने निकल गया, जहां पर अनजाने में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। न सिर्फ वो बंदा मुझे खाना देता था बल्कि हर रात वो मुझे सिखाता भी था और उसने मुझे बताया कि डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एकलौता रास्ता नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने का। और फिर उसने मुझे एक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई जिसकी वजह से मुझे ट्रांसफॉर्म होने की भी जरूरत नहीं थी। और इस बात को सुन के वांग यांगफेंग भी काफी हैरान होते हुए
कहता है कि कल्टीवेशन टेक्निक वो भी सिर्फ इंसानों के लिए, जिस पर टांगसेन कहता है कि मैं इस चीज को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन उस आदमी ने अंत में कहा था कि हमारा गोल मैनकाइंड को आजाद करने का है, जिससे कि इंसान भी इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो सके। और इस चीज को सुन के वांग यांगफेंग भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि रिडेम्पशन। टांगसेन, तुम्हें याद रखना कि जो शब्द तुमने अभी कहे हैं वो तुम किसी और के सामने ना कहो, और ऊपरी तौर पे तुम बस यही बताना कि तुमने इस स्किल को सीखा है। तो टांगसेन कहता है कि तो फिर टीचर, क्या आप मुझसे विंड ब्लेड टेक्निक को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे हरा सकते हैं। जिस पर वांग कहता है कि तो फिर चलो यहाँ पे एक दो हाथ हो ही जाएं। तो इस चीज के लिए टांगसेन भी खुशी खुशी मान जाता है, और टांगसेन खुश होते हुए मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, सब कुछ मेरे मन के अनुसार ही हो रहा है, और टीचर से 4th रैंक की ब्लड लाइन पावर को हासिल करने का जो खतरा है वो सबसे कम होगा। और फिर वांग यांगफेंग किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैंने एक शील्ड को बनाने के लिए विंड एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, जिससे कि मुझे ज्यादा मूवमेंट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं इसे तुमसे सीखूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो मैं तुम्हें एक और कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। और इतना कहके वांग यांगफेंग अपने विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद ये वुल्फ स्टेप का इस्तेमाल करके काफी तेजी से टांगसेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो टांगसेन तुरंत ही अपने विंड ब्लेड को इस्तेमाल करके इनके घुटनों के ऊपर अटैक कर देता है, और इस वजह से वांग भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसे रोक नहीं सकता। और तभी दो और विंड ब्लेड से वांग को आके लगते हैं, और इसके विंड ब्लेड की जो स्ट्रेंथ है वो मेरी सोच से परे है, और चलो जल्द से जल्द इस दूरी को मिटाया जाए और चल के क्लोज कॉम्बैट की जाए। और वांग यांगफेंग काफी तेजी से टांगसेन के ऊपर अटैक करने लगता है, और वांग यांगफेंग को इस तरीके से अटैक करते देख तुरंत ही टांगसेन घोस्ट शेडोज का इस्तेमाल करके इसके इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद ये तुरंत ही इनकी बॉडी के 2 पॉइंट्स के ऊपर 2 अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांग नीचे गिर जाते हैं, और ये मन में कहते हैं कि आखिर कैसे मेरी लेफ्ट साइड की बॉडी अपनी स्ट्रेंथ को खो सकती है, आखिर यहाँ पे इसने अभी ये क्या किया। जबकि इस तरफ टांगसेन खुश होते हुए मन में कहता है कि आखिरकार 4th रैंक के विंड वुल्फ ब्लड लाइन की पावर को चुरा ही लिया। जिसके बाद टांगसेन उठते हुए कहता है कि टीचर, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो क्या मैं पहले जाके आराम कर सकता हूँ। जबकि इस तरफ वांग यांगफेंग अपनी हार पे काफी हैरान होता है, और फिर ये टांगसेन से कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, लेकिन जो आज मैंने तुमसे कहा है तुम उसे याद रखना, और इस चीज को तुम किसी को भी मत बताना। जिसके बाद टांगसेन मेडिटेट करके इनकी ब्लड लाइन पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से ये आखिरकार 4th रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ये खुश होते हुए मन में कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, और अब अगला जो स्टेप है वो स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने का है, जिससे कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ हो जिससे कि मैं स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन पावर को निगल सकूं। और अगले दिन की क्लास के बाद वापस से वांग यांगफेंग टांगसेन को कॉपचे में ले जाते हुए कहता है कि टांगसेन मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो टांगसेन भी इनके साथ आते हुए कहता है कि टीचर कहिए आपको क्या कहना है। जिस पर वांग कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहले सिखाया था तब मैंने कहा था कि साथ में बैठने से क्या मतलब है, क्या तुम्हें अभी वो याद है क्या। हमारे विंड वुल्फ टाउन के अंदर टोटल 33 वेसल्स हैं, और अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम खड़ी करता है तो इन सभी को ही मार दिया जाएगा, इसलिए बाहरी दुनिया के सामने कभी भी आजादी और गुलामी के बारे में बात मत करना। जिस पर टांगसेन कहता है कि ठीक है टीचर, मैं समझ गया, और क्या आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं कि कैसे विंड ब्लेड को मैनिपुलेट किया जाता है। जिस पर वांग कहता है कि हाँ, मेरे लिए ब्लड लाइन पे ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जबकि मन में कहता है कि ये बच्चा भी ना ये सच में मुझे सिखाना चाहता है। और टांगसेन कहता है कि मैं जो शैडोलेस विंड ब्लेड को इस्तेमाल करता हूँ वो असल में इतना भी मुश्किल नहीं है, और पहले आपको बेसिक हैंड शेक एरो टेक्निक को सीखना होगा, जिसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग को सीखना शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक लंच ब्रेक के दौरान वांग यांगफेंग अकेले में टांगसेन से सीखता था, जबकि बाकी के बच्चों को ऐसा लगता था कि टीचर टांगसेन को एक स्पेशल ट्रीट दे रहे हैं। और क्लास के जो ये 100 डेज हुए थे इनमें टांगसेन विंड एलिमेंट एरे को रात में प्रैक्टिस करता था, या फिर रात को जाके अकेले विंड वुल्फ के ऊपर अटैक करता था, और मिस्टीरियस हेवन स्किल की एक स्पेशल एबिलिटी के माध्यम से ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि टांगसेन अपनी जल्द से जल्द स्ट्रेंथ बढ़ाता था। और ऐसे ही पलक झपकते पूरा साल बीत जाता है, और एक छोरा कहता है कि आज टीचर वापस से टांगसेन को एक स्पेशल ट्रीट दे रहे हैं। जिसके बाद टांगसेन टीचर के पास आ जाता है, जहाँ पर टीचर टांगसेन को एक स्क्रॉल देते हुए कहते हैं कि लो, तुम हमेशा से ही एक मैप को चाहते थे ना। और इस मैप को देखकर टांगसेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और इसे खोल के देखते हुए ये मन में
कहता है कि वो अभी इस मैप में ही कहीं होगी, जियावू मेरे लिए इंतजार करो। और टीचर बताता है कि मेरे पास सिटी के अंदर जाने का एक मिशन है और मैं अपने साथ एक मेंबर को भी ले जा सकता हूँ, और तुमने कहा था ना कि तुम जाके इसे देखना चाहते हो। और इस चीज को सुनकर टांगसन खुश होते हुए कहता है कि मैं इस सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ, जिस पर टीचर कहते हैं कि इतने भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि सिटी के अंदर जाना काफी ज्यादा डेंजरस होता है। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ, ट्रिब्यूट लिस्ट को सबमिट करने का जो काम है वो काफी आसान होता है। और हाँ, तुम भी काफी सावधान रहना, और अब तुम अपने सिर को नीचे झुका लो, क्योंकि ये एक हाई लेवल का मॉन्स्टर है और इसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखना, वरना तुम्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। और देखो, वो कैरी सिटी ही हमारी डेस्टिनेशन है, और सिटी के अंदर एंटर करने के बाद ना ज्यादा बात करना और ना इधर उधर देखना, और तुम इस दौरान काफी हम्बल रहना। जिसके बाद ये दोनों ही एक छोटे से होटल में आ जाते हैं, और वांग कहता है कि गुई गुई, मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ। और इस होटल को देख के टांगसन मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि एक लौता सिर्फ यही वेसल्स के लिए होटल है। और फिर वांग गुई से कहता है कि हम अगले 3 दिनों के लिए यहाँ पे रुकेंगे और मैं तुम्हें अपने एक नए साथी से भी मिलाऊंगा। और यहाँ पे सब कुछ सेटल कर देने के बाद ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये सीधे विंड वुल्फ क्लैन के एंसेस्ट्रल होम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक वुल्फ गार्ड इन्हें रोक देता है। तो वांग टांगसन से कहते हैं कि मुझे तुम्हें अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, इसलिए तुम बस चुपचाप यहाँ पे इंतजार करना और परेशानी खड़ी मत करना। और इतना के वांग अंदर चला जाता है, और जब टांगसन यहाँ पे आसपास टहल रहा होता है तो ये यहाँ पे यंग मास्टर मई मिल्क टी शॉप को देखता है, और इस शॉप को देख के ये थोड़ा सा हैरान सा भी होता है। और ये इस शॉप को देखते हुए मन में कहता है कि क्या मिल्क टी, क्या ये अच्छी भी है, और इसका ओनर तो एक ह्यूमन है, और अब यहाँ पे और ज्यादा मॉन्स्टर कस्टमर्स नहीं रहे हैं, तो मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, तो टांगसन का भी ध्यान उसके ऊपर आ जाता है, और जैसे ही टांगसन इस लड़की को देखता है तो ये इसे ही देखता रह जाता है। और इस लड़की को देख के टांगसन तुरंत ही मन में कहता है कि जियावू, क्या सच में ये तुम ही हो? जिसके बाद ये लड़की एक मिल्क टी के गिलास को इसी की तरफ लेके आने लगती है, जबकि टांगसन अब भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये सच में तुम ही हो? और तभी ये लड़की टांगसन को ये मिल्क टी देते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें देती हूँ तो तुम इसे पी लो, और यहाँ पे ऐसे मत डोलो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जो आस पड़ोसी है वो तुम्हारे साथ इतना फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेंगे। और जियावू को देख के टांगसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये कहता है कि जियावू, तो ये लड़की यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं जियावू नहीं हूँ, और यहाँ पे सभी लोग ही मुझे यंग मास्टर मई कहते हैं। और इतना कह के मई यहाँ से जाने लगती है, और जब ये मई यहाँ से जा रही होती है तो टांगसन को इसके अंदर जियावू की परछाई दिखती है। और जब ये मई अपनी स्टोर पे पहुंच जाती है तो इसका ध्यान टांगसन की तरफ जाता है, तो हम देखते हैं कि टांगसन इसे ही देख के काफी फूट फूट के रो रहा होता है। और ये लड़की मन में कहता है कि आखिर ये अचानक से क्यों रोने लगा। जिसके बाद ये टांगसन की तरफ इसे पीने का इशारा करती है, और इस चीज को देख के टांगसन तुरंत ही शांत होके इस मिल्क टी को पीने लगता है, और इसे भी ये टेस्ट काफी अच्छा लगता है। और ये मन में कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तभी यहाँ पे वांग भी आ जाता है, और ये कहता है कि टांगसन, आखिर तुम ये क्या पी रहे हो? और टांगसन कहता है कि टीचर, क्या आपने इस शॉप को देखा? यहाँ की मिल्क टी तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर वांग कहता है कि मैं काफी कम ही इस कोर एरिया के अंदर आता हूँ, और चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मॉन्स्टर रेस के नोबल्स हैं वो काफी गुस्सैल स्वभाव के हैं। जिस पर टांग कहता है कि आप यहाँ पे 1 मिनट वेट करिए, और इतना कह के टांगसन तुरंत ही इस शॉप पे आ जाता है। तो यहाँ की जो ऑनर लेडी होती है वो कहती है कि तुम्हारे लिए जो वो मिल्क टी थी वो एकदम फ्री थी। जिस पर टांगसन कहता है कि लेकिन मैं इसकी कीमत देना चाहता हूँ, और इस चीज के लिए थैंक यू आंटी, और मेरा नाम टांगसन है। और टांगसन अपना नाम बताते हुए मई की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद टांगसन वांग के साथ होटल लौट आता है, जहाँ पे वांग टांगसन से कहता है कि ऐसा दिखता है कि उस मिल्क टी के कप ने तुम्हारे दिल को काफी ज्यादा छू लिया है, और वैसे तो ये दुनिया पूरी तरीके से द्वेष से भर रखी है, लेकिन तब भी हमारे दिल के अंदर कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए, और हमारा जो यहाँ का काम था वो हो चुका है, तो क्या तुम यहाँ से बाहर चलना चाहोगे? गुई बताती है कि आज यहाँ पे एक काफी अच्छी जगह है जहाँ पे तुम लोग जा सकते हो, और वो एनुअल कोलिजन टूर्नामेंट है। जिस पर टांगसन पूछता है कि आखिर ये कोलिजन टूर्नामेंट क्या होता है? जिस पे गुई बताती है कि ये एक ट्रेडिशनल कंपटीशन है, और इसमें दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे खड़ी होती हैं, और ये मॉन्स्टर रेस के यंग जनरेशन के लिए एक काफी बड़ा और ग्रैंड इवेंट होता है। और आमतौर पर इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 3rd से 6th रैंक के बीच के होते हैं। क्या तुम्हें इसे देखने में इंटरेस्ट है क्या? जिस पर टांगसन हाँ करते हुए कहता है कि टीचर चलो ना चल के कोलिजन टूर्नामेंट को देखते हैं। जिस पर वांग कहता है कि ठीक है, फिर चलने के लिए तैयार हो जाओ।
जाओ। और इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद टांगसन मन में कहता है कि चलो चल के देखते हैं कि क्या मुझे ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एब्सॉर्ब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जल्द से जल्द जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ जाए, जिससे कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कोलिजन टूर्नामेंट होता है ये शुरू होने वाला होता है और इसके पिछले साल वाले के जैसे ही रूल्स होते हैं और जो सबसे ज्यादा कोलिजन पॉइंट्स को हासिल करेगा वही विजेता होगा। और इस फाइट के अंदर किसी भी तरीके के पैतरे को इस्तेमाल किया जा सकता है और जो कोई भी अगले 10 राउंड लगातार जीतेगा। और क्या कोई थर्ड रैंक से ऊपर वाला इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। और यहाँ के जो सभी एप्लीकेंट्स है वो सभी ही एक्सपर्ट्स हैं और अगर कोई एक भी गेम को जीतता है तो उसे रिवार्ड के रूप में स्प्लिट हॉर्न कॉइन मिलेगा। तो टांगसन कहता है कि टीचर मैं भी साइन अप करना चाहता हूँ जिससे कि मैं पैसों को जीत सकूं। जिस पे वांग कहता है कि वैसे तो वेसल्स भी साइन अप कर सकते हैं। तो गुई कहती है लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि जो अपोनेंट के अटैक होंगे वो बिल्कुल भी हल्के नहीं होते हैं और वो काफी ज्यादा जानलेवा होते हैं। जिस पर टांग कहता है कि मैं भी इसे अपनी स्ट्रेंथ के दम पे आजमाना चाहता हूँ। जिस पे गुई कहती है कि लेकिन ये अब भी काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि तुम चाहे जीतो या हारो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर टांगसन थोड़ा उदास होकर अपना भेस बदलते हुए कहता है कि तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं अपना भेस बदल लूं, जिसके बाद गेम के बाद भी मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी। और जब टांगसन साइन अप कर देता है तो ये मॉन्स्टर गर्राते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा एंट्री नंबर और अगर तुम एक भी गेम को जीत जाते हो तो तुम्हें एक स्प्लिट हॉर्न कॉइन मिलेगा और अगर तुम चाहो तो इसे किसी और को भी दे सकते हो। जबकि इस तरह फील्ड के अंदर जो कंपटीशन था वो भी शुरू हो चुका था और एक दूसरे के बीच में काफी खतरनाक तकरार दिखाई दे रही होती है। और कुछ गेम के बाद भी जो फील्ड के अंदर टिका हुआ होता है वो एक 4th रैंक का फ्लैश लेपर्ड होता है। और तभी एक मॉन्स्टर चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि आखिरकार मेरी बारी भी आ गई। तो टांगसन इसके आगे आते हुए कहता है कि अभी जरा रुको तुम्हारी अभी बारी नहीं आई है। और टांगसन की इस बात को सुन के इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये टांगसन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ पे गड़बड़ मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन टांगसन इसके इस पंच अटैक को डॉज कर लेता है और तुरंत ही फील्ड में आके अपने नंबर 6 के टोकन को दिखाता है और इस वजह से जो बाकी के मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर एक वेसल की पार्टिसिपेट करने की हिम्मत कैसे हुई और ये तो कितना ज्यादा छोटा है, ये वाकई में काफी शर्मनाक है और जल्दी से इस शर्म को यहाँ से हटा दो जिससे कि इसे समझ में आ सके कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे कि ये अपनी मर्जी से आया जा सके और मेरी मानो तो इसे जान से ही मार दो। और तभी कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। तो बाकी के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसे जान से मार दो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। और बैटल के शुरू होते ये जो फ्लैश लेपर्ड होता है ये गर्राते हुए दहाड़ते हुए काफी तेजी से टांगसन की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ये टांगसन के ऊपर अटैक करता है तो टांगसन यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो टांगसन के यहाँ से गायब हो जाने की वजह से ये जो फ्लैश लेपर्ड होता है ये भी काफी हैरान होता है और तभी टांगसन अचानक से इसके नीचे अपीयर हो जाता है और ये तुरंत ही अपने दोनों ही हाथों को इस फ्लैश लेपर्ड की चेस्ट में घुसा देता है और ये अपने हाथ को इसके अंदर घुसाते ही सबसे पहले तो इसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके तुरंत बाद इसके अंदर विंड ब्लेड से अटैक कर देता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी दर्दनाक चीख निकलती है और इस वजह से जो ये मॉन्स्टर दर्शक होते हैं ये काफी दंग रह जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये क्यों मूव नहीं कर रहा है। और अभी अभी ये जो चीख थी ये तो वाकई में काफी ज्यादा दर्दनाक थी। और तभी इस फ्लैश लेपर्ड की लाश के नीचे से विंड वुल्फ वेसल निकल के आता है और टांगसन अपने हाथ के खून को झड़ाते हुए कहता है कि मैं जीत गया हूँ। और इस फ्लैश लेपर्ड को इस तरीके से हारता देख यहाँ के ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं ये इसके ऊपर काफी जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा मजेदार था जो ये एक ऐसे कीड़े से हार गया है और तुमने काफी बढ़िया किया जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मेरे विंड वुल्फ क्लैन के वेसल से। जबकि इस तरफ जो फ्लैश लेपर्ड का सीनियर होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंड वुल्फ के एक वेसल से हारने की। इस वजह से इस फ्लैश लेपर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही टांगसन के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी बीच में होस्ट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इस फ्लैश लेपर्ड को यहाँ से उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम हार गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हार गए हो। रूल्स से रूल्स होते हैं और अगर तुम बदला लेना ही चाहते हो तो गेम के खत्म होने तक का इंतजार करो। और टांगसन एक्ट की ऐसी कॉम्बैक्ट पावर को देख के कोई भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि ब्रदर क्या इस मॉन्स्टर को आपने ही सिखाया है। और तभी टांगसन कहता है कि क्या गेम अब भी चल रहा है। तो ये जो बियर मॉन्स्टर होता है ये
ये कंटिन्यू करने के लिए कहता है। जिसके बाद बैटलफील्ड के अंदर राइनो मॉन्स्टर आते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई और कीड़े कहीं के तू देखता जा कि मैं कैसे तुझे मसल के रखता हूँ। और इस पर टांगसन इससे कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर हैवी आर्मर के साथ काफी खतरनाक तरीके से टांगसन की तरफ बढ़ने लगता है। तो टांगसन भी इसकी तरफ बढ़ते हुए अपने विंड ब्लेड से इसके ऊपर अटैक कर देता है। और इन दोनों विंड ब्लेड्स को अपनी तरफ आते देख ये राइनो मन में कहता है कि बस तुम एक विंड ब्लेड से मुझे रोकना चाहते हो, और अगर तुमने मेरी आंखों के ऊपर अटैक भी कर दिया तो भी ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मेरे हैवी आर्मर के होते हुए अपनी आईलाइट से अपनी आंखों को बचा सकता हूँ। जैसे ही राइनो अपनी आंखों को खोलता है तो टांगसन इसे कहीं भी नजर नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं कि टांगसन ऊपर से काफी खतरनाक तरीके से एक विंड ब्लेड को लेके इसकी आंख के ऊपर अटैक कर देता है। और इस दौरान ये इसकी ब्लड लाइन को भी एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर होता है ये काफी इंजर्ड हो जाता है। और इस राइनो डीमन की आंखें जो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी, इसलिए ये अंधों की तरह भीड़ में घुसने लगता है। लेकिन तभी कोई मॉन्स्टर इसके मुंह को पकड़ के इसे नीचे पटक देता है। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, ये बियर होस्ट होता है। जबकि इस तरफ कुछ जने कहते हैं कि ये तो एक नंबर का निकम्मा निकला जो यहाँ तक कि एक वेसल को भी नहीं हरा सका। और जैसे ही अगले वाले का नंबर आता है तो सभी लोग ही उससे कहते हैं कि इस वेसल को जान से मार दो। और इस मॉन्स्टर को देख के टांगसन मन में कहता है कि ये तो एक फाल्कन जैसा मॉन्स्टर है और ऐसा लगता है कि इसे खासकर मुझसे ही निपटने के लिए भेजा गया है। और जैसे बैटल शुरू होती तो ये फाल्कन काफी तेजी से हवा में उड़ के टांगसन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये काफी तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि एक मामूली से वेसल की मेरे सामने खड़े होने की क्या औकात है। और एक बार जो मेरी आंखों में लॉक हो जाता है वो सिर्फ मर के ही रहता है। और इतना कि ये टांगसन के ऊपर अपना टारगेट लॉक करने लगता है। लेकिन तभी टांगसन की ये जो आंखें होती है ये पर्पल तरीके से काफी जोर से चमकने लगती हैं, जिसकी वजह से ये सामने की तरफ नहीं देख पाता है। और जैसे ये अपनी आंख को खोल के देखता है तो ये अपनी तरफ विंड ब्लेड को आते हुए देखता है। तो ये मन में कहता है कि ये विंड ब्लेड मेरे सामने बेकार हैं। और इतना कि ये फाल्कन इन दोनों ही विंड ब्लेड्स को डॉज कर लेता है। लेकिन ये दोनों विंड ब्लेड्स हवा में घूम के वापस से इसकी पीठ में लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये फाल्कन नीचे गिरने लगता है। और इस मौके का फायदा उठा के टांगसन तुरंत एक काफी हाई जंप लगा के इसके ऊपर अपने पंच से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और इसे ये काफी जोर से मार के नीचे गिरा देता है। और इस वजह से ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये अभी क्या हुआ, ये वेसल तो वापस से जीत गया है। जबकि इस तरफ ये जो होस्ट होता है ये मन में कहता है कि आखिर इस वेसल के पास ऐसी फाइटिंग एबिलिटी कैसे हो सकती है, और क्या सच में विंड वुल्फ की ब्लड लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और तभी एरिना के अंदर राइनोसेरस डीमन एंटर करता है। और इस मॉन्स्टर को देख के वहां के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और तभी टांगसन और इस राइनो डियर डीमन के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। और ये जो राइनो डियर होता है ये काफी तेजी से टांगसन की तरफ बढ़ने लगता है। तो टांगसन इसे देख के हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो एक राइनो डियर डीमन है जिसकी लिनेज स्पिरिट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि इस तरफ ये डियर मॉन्स्टर मन में कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, मुझे इससे कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये वेसल मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता है। और तभी टांगसन जंप लगा के इसके सिर पे हाथ रख के इसकी ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ये डियर मॉन्स्टर पैनिक करने लगता है। और जैसे इसे खतरा महसूस होता है तो ये नीचे होने लगता है। लेकिन तभी टांगसन इससे दूर जंप लगा के कूद जाता है। इस वजह से ये डियर भी हैरान होता है क्योंकि टांगसन इस सर्कल से बाहर हो गया था, जिसका मतलब कि ये हार गया है। और अपनी जीत को देख के ये डियर भी हैरान होता है। जबकि इस तरफ टांगसन काफी तेजी से यहाँ से जा रहा होता है। और इसे देख के एक मॉन्स्टर हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और आखिर कब से ये राइनोसोरस डियर डीमन इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, या फिर इसलिए क्योंकि उस इंसान की काफी ज्यादा पावर पहले ही कंज्यूम हो गई थी, जिसकी वजह से वो इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता था। और टांगसन तुरंत ही काफी जल्दी अपने प्राइजेस को लेता है जो कि 3 स्प्लिट हॉर्न कॉइन्स थे, और तुरंत ही घोषली शेडो को इस्तेमाल करके इस भीड़ भाड़ में गायब हो जाता है। जबकि इस तरफ एक लेपर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो विंड वुल्फ वेसल कहाँ गया, उसे किसी भी हालत में यहाँ से भाग के जाने मत देना। जबकि इस तरफ वांग यांग फेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि टांगसन पहले ही यहाँ से भाग चुका है तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम रात के समय टांगसन को भागते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये लेपर्ड फ्लैश की ब्लड लाइन को स्विच कर लेता है, जिससे कि उन लेपर्ड्स को इसके सांसों के भी नामो निशान ना मिल सके। और होता भी ऐसा ही है, वो लेपर्ड्स टांगसन को खो देते हैं। जबकि इस तरफ ये तीनों ही सेफली अपने होटल में लौट आते हैं। और यहाँ पे गुई हैरान होते हुए कहती है कि ये काफी खतरनाक था। जबकि वांग यांग फेंग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए थे जो तुमने यहाँ तक
कि फ्लैश लेपर्ड को भी मार दिया, जिस पर टांगसन कहता है कि मैं भी उसे मारना नहीं चाहता था, मैंने तो बस अपने हाथ को ही ऊपर उठाया था और किसे पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। टीचर, इससे बाकी के ह्यूमन वेसल्स को तो कुछ नहीं होगा ना? जिस पर वांग यांगफेंग कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही लेपर्ड फ्लैश और विंडवुल्फ क्लैन के बीच में तकरार चल रही है। जबकि इस तरफ ग्यू कहती है कि चलो कल सुबह जल्द से जल्द इस सिटी को छोड़ देते हैं और अब तुम दोनों आराम कर सकते हो। और वांग यांगफेंग पूछता है कि आखिर तुम अचानक से इतने इम्पल्सिव क्यों हो गए और आमतौर पर तुम ऐसे तो नहीं होते हो। और इस बात को सुन के टांगसन अपने मुंह को लटका लेता है। तो टीचर पूछते हैं कि कुछ तो कहो, जिस पर टांगसन कहता है कि टीचर, वो मिल्क टी मुझे काफी अच्छी और मीठी लगी और बस मैं उसे लेने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था। और इस बात को सुन के वांग यांगफेंग भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद ये टांगसन को गले लगाते हुए कहते हैं कि इस तरीके की बेवकूफी दोबारा से मत करना और जब भी तुम मिल्क टी को पीना चाहो तुम बस मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ पे ले आऊंगा उसे खरीदने के लिए। और टांगसन के लिए वांग यांगफेंग इस समय किसी हीरो से कम नहीं होता है। और टांगसन कहता है कि टीचर, मुझे माफ कीजिए आपको परेशान करने के लिए, मैं दोबारा से इतना ज्यादा इम्पल्सिव नहीं होऊंगा। जिस पे वांग यांगफेंग कहता है कि ठीक है, अब से ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि अभी फ्यूचर में तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। जिसके बाद वांग यांगफेंग भी यहाँ से चला जाता है और रूम के अंदर लौटते ही टांगसन तुरंत ही अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और ये खुश होते हुए मन में कहता है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मुझे 3 तरह की ब्लड लाइन की सील्स मिली और वो सभी की सभी ही मेरी बॉडी के अंदर है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये मेरी एबिलिटीज भी हो सकती हैं। और टांगसन के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के चलते टांगसन लगातार मिस्टीरियस हेवन स्किल और ब्लड लाइन सील के बीच में कनेक्शन को समझ पा रहा होता है। और तभी एक सील धीरे धीरे करके ऊपर उठ के आती है और इस चीज को देख के टांगसन भी खुश होते हुए कहता है कि लेपर्ड फ्लैश का ब्रांड बाहर आ गया है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि ब्रांड को मिस्टीरियस हेवन स्किल से सेपरेट किया जा सकता है। और बात बस इतनी सी है कि लेपर्ड फ्लैश की जो स्किल लेवल है वो लेवल 4 से गिर के लेवल 3 पे आ गई है और इसे वापस से इंटीग्रेट करना काफी स्मूथ भी है। और ऐसा दिखता है जैसे कि अगर मैं इसे एक बार भी फ्यूज कर देता हूँ तो ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है। और फिर ये काफी खुश होते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, ब्रांडिंग को फ्रीली मर्ज और सेपरेट किया जा सकता है और इस तरीके से मुझे गलत स्किल को एब्जॉर्ब करने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इससे मेरी ग्रोथ के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। और चलो लगे हाथ इस चीज को भी आजमा के देखते हैं कि आखिर कितनी स्किल्स को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। और चलो शुरुआत हैवी आर्मर से करते हैं। और तभी ये जो राइनो ब्रांड होता है ये वापिस से उस लेक के अंदर गिर जाता है और टांगसन हैरान होते हुए थकते हुए मन में कहता है कि ब्लड लाइन स्ट्रेंथ और भी ज्यादा थिक हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और इस व्हाइट हेडेड फाल्कन की जो ईगल आई ब्रांड है इसकी भी फिजिकल स्ट्रेंथ इनहेंस हो गई है। और अब जो आखिर में रह गई है वो स्प्रिट राइनो डियर डीमंस माइंड आई है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने सोचा था कि ये यूज नहीं हो सकती है। और लेवल 4 सिर्फ 4 स्किल्स के साथ ही कोऑपरेट कर सकता है। और अब एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और तभी अचानक से टांगसन काफी चौंक जाता है, क्योंकि ईगल आइज जो ब्रांड था उसे स्पिरिचुअल राइनो माइंड आइज ब्रांड के द्वारा खींचा जा रहा था और ये सीधे सीधे इसे निगलने लगता है। टांगसन सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक निश्चित होमोलॉजियस कंडीशन के चलते ब्लड लाइन इम्प्रिंट्स एक दूसरे को निगल सकती हों और कुछ समय बाद फ्यूजन भी कंप्लीट हो जाता है और ये आपस में मिलके एक नया ब्रांड बन जाता है। और ना सिर्फ होकाई की स्ट्रेंथ बढ़ी है, एक निश्चित लेवल पर स्पिरिचुअल इफेक्ट भी बढ़ गया है और वाकई में आज रात को काफी ज्यादा फायदा हुआ। और ना सिर्फ मैंने अपनी स्किल ब्रांड की अपर लिमिट जानी है, डिवोरिंग एवोल्यूशन स्किल को भी जाना है। और सुबह सुबह सूर्य उदय के समय टांगसन पर्पल डीमन आई की प्रैक्टिस करता है और टांगसन मन में कहता है कि क्या ये ईगल आइज और स्पिरिचुअल राइनो माइंड आइज के कंबाइन होने का इफेक्ट है। और पर्पल डीमन आई को कल्टीवेट करने का जो असर है ये पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। और चलो इससे मर्ज हुई हुई स्पिरिचुअल राइनो आइज की एबिलिटी को आजमाते हैं। और जैसे टांगसन इसकी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि ये तो लाइट्स के काफी कलरफुल डॉट्स हैं और लगता है कि यही एलिमेंट्स हैं और ये असल में वो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि विजुअल मैनिफेस्टेशन के अंदर महसूस होते हैं और इसकी मदद से एलिमेंट्स को और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और वाकई में ये स्पिरिचुअल राइनो आइज तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में मैं कड़ी मेहनत करके इस स्किल को इम्प्रूव करूंगा, जिससे कि निश्चित रूप से इसका जो असर होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और तभी यांगफेंग यहाँ पे आके टांगसन को चलने के लिए कहता है
जिसके बाद ये दोनों ही अपने विलेज के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और टांगसन यहाँ से जाते समय कैरी सिटी की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि मई गोंगजी मेरे लिए इंतजार करना। जिसके बाद हम उसी टी शॉप के अंदर मई गोंगजी को देखते हैं जो कि चलते चलते रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखने लगती है। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि जियाओ मई आखिर क्या हुआ, जिस पे मई कह देती है कि कुछ नहीं मॉम। और चलते हुए वांग यांगफेंग कहता है कि टांगसन तुम कुछ ज्यादा ही कल इम्पल्सिव हो गए थे और हम इंसान अब भी इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा कमजोर हैं और गॉड ने हमें विजडम तो दी है लेकिन कोई भी टैलेंट नहीं दिया। जिस पर टांगसन कहता है कि टीचर मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपनी पावर के दम पे पूरी मैनकाइंड को बदल सकता हूँ और अभी हमें बस इस दुनिया के अंदर फिट होने का रास्ता नहीं मिला है और शायद ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि एक जनरेशन कर सकती हो, लेकिन अगर हम सभी ही हार्डवर्क करें तो पक्का इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और इस बात को सुन के चौंकते हुए वांग यांगफेंग भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि वैसे तो मैं ही तुम्हें मनाना चाहता था लेकिन तुमने ही मुझे राजी कर लिया है, लेकिन तुम्हें भी एक चीज याद रखनी है कि तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा लो प्रोफाइल ही रहना है। और जैसे ये दोनों अपने घर लौट के आते हैं तो जो मुजुई होती है खुश होते हुए कहती है कि टांगसन तुम आ गए। और इन सभी को इस तरीके से फाइट करता देख टांगसन कहता है कि तुम लोग काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही हो। जिस पर मुजुई कहती है कि वैसे टीचर ने मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल कॉम्बैट करने के लिए कहा है। और तभी टांगसन एक बंदे से कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो है, चलो आओ मेरे साथ कम्पीट करो। जिस पर ये बंदा आते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और इतना कह के ये बंदा अपने क्लो से टांगसन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टांगसन बड़ी ही आराम से इसके अटैक से डॉज करके इसे पटक देता है। और टांगसन गुस्से में इससे कहता है कि अगर ये रियल बैटल होती तो तुम अब तक मर चुके होते। और टांगसन की इस बात को और अंदाज को देख के ये बंदा भी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें आज क्या हुआ है। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पे वांग यांगफेंग भी आ जाता है जो कि यहाँ के नज़ारे को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पे जो ये तीन लड़के थे ये पूरी तरीके से ढेर हो रखे होते हैं। और इन लोगों की इतनी बुरी हालत को देख के वांग इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ। जिस पर एक लड़का बताता है कि टीचर आप आ गए, टांगसन ने हम सभी को ही पीट दिया है, आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस पर टांगसन यहाँ पे आते हुए कहता है कि मैं तो बस यही सोच रहा था कि उनकी ग्रोथ की स्पीड बढ़नी चाहिए क्योंकि मुझे चिंता है कि वो एक वेसल नहीं बन पाएंगे। और टांगसन की इस बात को सुन के वांग मन में कहते हैं कि ये बच्चा, इससे मैंने बस कहा था कि लो प्रोफाइल रहे। और इस बात को सुन के वांग कहते हैं कि अब जब ऐसी बात है तो कल से टांगसन भी एक्चुअल कॉम्बैट क्लास को ज्वाइन करेगा। और इस बात को सुन के इन तीनों ही लड़कों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और साइड में आ जाने के बाद टांगसन वांग से कहता है कि टीचर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं विंडवुल्फ टाउन के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आपके अपोनेंट को एनालाइज करने में। और इस चीज को सुन के वांग कहता है कि क्या सच में तुम बस अपोनेंट को एनालाइज करना चाहते हो। जिस पर टांगसन कहता है कि अपने साथ साथ अपने दुश्मन को भी जानना हर बैटल के अंदर जीत दिला सकता है, तो हमें भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि टांगसन मई गोंगजाई के बारे में सोचते हुए मन में कहता है कि मेरे लिए अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए जिससे कि मैं मई गोंगजाई की तरफ जल्द से जल्द पहुँच सकूँ। लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ अकेला नहीं जाना चाहता हूँ बल्कि मैं तो यहाँ के सारे वेसल्स को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि टांगसन ने भी एक्चुअल कॉम्बैट क्लास को ज्वाइन किया होता है और इसने कुछ लोगों को टांगसेक्ट की सीक्रेट स्किल्स को सिखाना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि अब जब ये अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल को नहीं सिखा सकता था इसलिए ये सिंप्लीफाइड के सारी एब्सोल्यूट आर्ट को इस्तेमाल करता है और हर एक के लिए उसके हिसाब से सबसे सुटेबल एब्सोल्यूट आर्ट को चूज करता है प्रैक्टिस करने के लिए। और टांगसन की गाइडेंस के चलते ये चारों ही काफी तेजी से ग्रो होने लगते हैं। और जैसे ही रात होती तो टांगसन जंगलियों की तरह काफी तेजी से जंगलों में दौड़ रहा होता है और इस तरीके से ये कितनी जल्दी कितने समय में कैरी सिटी पहुंच सकता था इस चीज को टेस्ट कर रहा होता है। और जैसे ये यहाँ पे आता है तो ये कुछ जनों को यहाँ पे नोटिस करता है और मन में कहता है कि विंड एलिमेंट एन्चेंटमेंट हो रखी है टीचर के रूम में और मुझे लगता है कि वहाँ पे 3 लोग हैं। जिसके बाद टांगसन तुरंत ही जंप लगा के विंडो के पीछे से रूम के अंदर का सीन देखने लगता है, जहाँ पे ये एक बंदे को देख के काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो एक 5th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है जो कि ह्यूमन है। और इस बंदे के सामने वांग यान खड़ा होता है जो कि अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और ये कहता है कि तुम कौन हो। जिसपे ये कहता है कि इंसानियत को बचाने के लिए जन्म लिया हूँ और इंसानियत को आगे तक ले जाने के लिए जी रहा हूँ। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही मियाँ बीवी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि मतलब कि तुम रिडेम्पशन से हो। और रिडेम्पशन का सुन के टांगसन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता
है कि ऐसा लगता है कि रिडीमर हमारे दरवाजे तक आ गए हैं, जिस पर यह कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा और गुई गुई ने ही बताया है कि तुम यहाँ पे रहते हो क्योंकि वो भी हमारी ही एक मेंबर है। जिस पर वांग यान कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ये बंदा कहता है कि ब्रदर वांग, आपको क्या लगता है कि अभी फेरी कॉन्टिनेंट के अंदर हम इंसानों की क्या हालत है और मैं क्या ही सोच सकता हूँ। जिस पर वांग कहता है कि मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो क्या हम उन्हें रास्ते से हटा सकते हैं। जिस पर ये बंदा कहता है कि हम उन्हें रास्ते से तो नहीं हटा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें वो करने देंगे जो भी ये चाहते हैं। और आप क्या जानते हैं कि हमारे साथी संबंधी अभी क्या बलिदान दे रहे हैं। जिस पर वांग कहता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत कुछ देख चुका हूँ, लेकिन तुम तो ये बताओ कि मुझसे तुम क्या चाहते हो। जिस पर ये बंदा कहता है कि हमें ज्वाइन कर लो और हमारे साथ और भी लोगों को आजादी दिलवाओ, उन्हें बचाओ और हाँ सेफ्टी की चिंता बिल्कुल भी मत करो। और इतने सालों के दौरान क्या तुमने कभी सुना है कि किसी रिडेम्पशन मेंबर ने किसी आम आदमी को फंसाया हो। जिस पर वांग इससे कहता है कि तो फिर तुम्हें मुझसे क्या करवाने की जरूरत है। जिस पर ये बंदा कहता है कि बस बिल्कुल पहले जैसे, बस तुम हमारे ह्यूमन वेसल्स को संभालो और उनकी मदद करो सही रास्ता चुनने में और हमारे आइडियाज को उनके बीच में फैलाओ। और हाँ एक और चीज है जो कि तुम्हारे डिसिपल टांगसन से रिलेटेड है। जिस पर वांग कहता है कि वो अभी काफी छोटा है और अभी उसके पास तो बस वेसल स्टेटस ही है। जिस पर ये बंदा कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन ये चीज उसके खुद के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सफिशिएंट होगा या नहीं और मुझे खुद उसे टेस्ट करने की जरूरत है। और इस बात को सुनते ही टांगसन विंडो खोल के अंदर आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम कैसे मुझे टेस्ट करना चाहते हो। और टांगसन को यहाँ पे देख के ये बंदा भी चौंकते हुए मन में कहता है कि आखिर ये इतनी भी अच्छी तरीके से कैसे छिपा हुआ था। जिस पर ये बंदा कहता है कि एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर तुम्हें बस मेरे सामने 1 मिनट तक टिके रहना है और तुम पास हो जाओगे। जिस पर टांगसन कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि जिस जगह तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो उस जगह को तुम कैरी सिटी के अंदर अरेंज करवाओ और मुझे एक क्लियर और सिक्योर आइडेंटिटी दो। जिस पर ये टाइगर फेस वाला बंदा कहता है कि टेस्ट को पास करने तक का इंतजार करो, जिसके बाद ही हम कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं। और इस चीज को सुनकर टांगसन कहता है कि ठीक है तो क्या मैं शुरुआत कर सकता हूँ। और इस बात को सुनकर ये बंदा भी थोड़ा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये बच्चा तो मेरा सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। जिसके बाद ये बैटल को भी शुरू करने के लिए कहता है और तुरंत ही टांगसन इसके ऊपर विंड ब्लेड से अटैक कर देता है। और जैसे ये बंदा विंड ब्लेड के ऊपर अटैक करता है तो वो साइड से निकल जाता है, जबकि जो दूसरा आ रहा होता है वो काफी तेजी से इसके काफी करीब आ जाता है। तो ये काफी तगड़ा साउंड अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो विंड ब्लेड के टुकड़े होते हैं वो इसके मास्क पे लगते हैं, जिसकी वजह से वो मास्क चकनाचूर होकर नीचे गिर जाता है और इसका फेस भी रिवील हो जाता है। और ये बंदा काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हवा के अंदर दोबारा से इसे एक्सेलरेट कर सकता है और मैंने इस तरह के विंड ब्लेड को आज से पहले कभी नहीं देखा था। और तभी टांगसन के 2 और विंड ब्लेड घूमते हुए इसके आजू बाजू से निकल जाते हैं। तो ये बंदा मन में कहता है कि क्या ये अन्य में फेंक रहा है, नहीं लगता है कि ये मेरे पीछे से अटैक करना चाहता है। और अभी तक इसके पूरे 12 विंड ब्लेड्स मेरे पीछे निकले जो कि सभी ही हवा में तैर रहे हैं और इस चीज ने तो वाकई में मेरी आंखों को खोल दिया है। लेकिन एक बार जो मैं इसके करीब पहुंच गया तो इसकी ट्रिक्स मेरे आगे बेकार होंगी। और इतना कि ये टाइगर फ्लूटर का इस्तेमाल करके काफी तेजी से टांगसन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो टांगसन तुरंत ही अपने विंड ब्लेड्स को कंट्रोल करके इसके पीछे लगा देता है, जिसके बाद ये काफी खतरनाक तरीके से अपने 100 बर्ड्स थ्रोइंग इनटू दैट फॉरेस्ट को इस्तेमाल करता है। तो ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये तुरंत ही अपने आइस आर्मर को अपने पीछे बना लेता है, लेकिन एक ही विंड ब्लेड के अटैक में इसका जो आइस आर्मर होता है वो चकनाचूर हो जाता है। और ये बंदा इस विंड ब्लेड की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही एक के बाद एक करके काफी सारे विंड ब्लेड्स इसकी पीठ पे हिट करने लगते हैं। और ऐसे ही एक के बाद एक करके टोटल 9 विंड ब्लेड्स लगातार इसे हिट करते हैं, जबकि बाकी के आखिरी के जो 3 होते हैं वो इसे हिट नहीं करते हैं। और जैसे यहाँ का धुआं छटता है तो हम देखते हैं कि विंड ब्लेड्स के इतने खतरनाक अटैक की वजह से इस बंदे की जो पीठ होती है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई होती है और इस वजह से इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तो टांगसन इससे कहता है कि क्या इतना काफी है। जिस पर ये बंदा कहता है कि आखिर तुम्हें इस तरीके से विंड ब्लेड को कंट्रोल करना किसने सिखाया है। और इस बात को सुनकर टांगसन वांग की तरफ देखने लगता है और इस वजह से वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि मैं नहीं जानता। जिसके बाद ये कहता है कि इस बच्चे की जो धारणा है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है और इसके अपने खुद की क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज हैं और कंट्रोल करने के मामले में ये पहले ही मास्टरी कर चुका है। और तभी ये बंदा यहाँ से जाते हुए कहता है कि
कि तुमने जो पहले 2 कंडीशंस रखी थी उसे लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अब मुझे सबसे पहले लौट के यहाँ से रिपोर्ट करना चाहिए, जिसके बाद मुझे अरेंजमेंट्स भी करनी है। और इतना कि ये बंदा तुरंत यहाँ से चला जाता है और फिर टांगसन कहता है कि ये बंदा अचानक से यहाँ पे आया और उससे भी ज्यादा अचानक से यहाँ से चला गया। और वांग पूछता है कि क्या तुम सच में रिडेम्पशन को ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर टांगसन कहता है कि टीचर मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ और उसने जो अभी कहा था मैं उस चीज से भी सहमत हूँ। जिस पर वांग कहता है कि इनफैक्ट मुझे गुई गुई ने इस चीज को लेके मुझे काफी लंबे समय पहले ही बता दिया था और उस समय उसने मुझे रिडेम्पशन को ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन मैं बस उस स्टेबल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था जिसे मैं काफी मुश्किलों से अचीव कर पाया हूँ। जिस पर टांगसन कहता है कि टीचर मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी की। जिस पर वांग कहता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ क्योंकि जो होना होता है वो होके ही रहता है और क्यों ना मैं अब खुद अपनी आंखों से इंसानियत का उदय होते हुए देखूं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में आजादी की रोशनी भी देख सकूंगा। और इस बात को सुनकर टांगसन मन में कहता है कि डेफिनेटली आप देखेंगे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये फॉरेस्ट में काफी अंदर तक आ गया होता है और यहाँ पे आते ही ये खून की खांसी करने लगता है और ये मन में कहता है कि लकीली मैं वहाँ से जल्दी भाग के निकल आया, नहीं तो उनके सामने खून की खांसी करना काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता। और उस बच्चे के पास तो वाकई में काफी ग्रेट टैलेंट है, इसलिए मुझे हर हालत में उससे जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाना होगा। और अगले आधे महीने तक टांगसन कल्टीवेशन के साथ साथ बस मई गोंगजेई के बारे में ही सोचता रहता था, तब तक जब तक कि टाइगर फेस्ड मैन दोबारा से नहीं आया था। और ये टाइगर फेस्ड मैन कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रूफ हो चुकी है और शुरुआती प्लान भी तैयार कर लिया गया है और क्योंकि इन मॉन्स्टर रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो खेओस क्रिएट करने की हमने तैयारी भी कर ली है, इसलिए एक छोटे से स्लेव के गायब होने पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जिसपे वांग कहता है कि हाँ ये मेथड सेफ तो है लेकिन खेओस कैसे क्रिएट किया जाएगा। जिसपे ये बंदा कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि वो फ्लैश लेपर्ड जो कि कोलिजन में मारा गया था, जिसकी वजह से फ्लैश लेपर्ड क्लैन और विंड वुल्फ क्लैन के बीच में दुश्मनी हो गई है और उसके बाद में कई बार ये दोनों ही साइड से कैरी सिटी के अंदर कई बार भिड़ चुकी हैं और हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हम फ्लैश लेपर्ड क्लैन से इनके ऊपर अटैक करवा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम टांगसन को यहाँ से ले जाएंगे और हम ही इस तकरार के पैमाने को भी कंट्रोल करेंगे और इस ऑपरेशन को हमारे एल्डर्स में से ही एक कोई अंजाम देगा। और बताओ तुम्हें क्या लगता है। जिसपे वांग कहता है कि हाँ ये ठीक है। जिसपे टांगसन भी कहता है कि हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जिस पर ये बंदा कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें एक डिटेल प्लान बताता हूँ। जिसके बाद ये बंदा टांगसन और वांग यांग फेंग के साथ एक प्लान को फाइनलाइज करता है और बार बार इन्हें याद दिलाता है कि ये इसे याद कर लें। और ये बंदा जाने से पहले कहता है कि ये याद रखना फाइट के शुरू होने के बाद 300 ब्रीथ से पहले यहाँ से मत निकलना और इस प्लान को 3 दिनों बाद रात में अंजाम दिया जाएगा और मैं 2 दिन बाद वापस से आऊंगा। और इतना के ये बंदा यहाँ से रफू चक्कर हो लेता है और इसके यहाँ से जाने के बाद वांग टांग से कहता है कि हाँ तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए और तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कठिनाई या मुश्किल होती है तो तुम यहाँ पे वापस से लौट के आ सकते हो। जिसके बाद वांग टांग को गले लगाते हुए कहता है कि याद रखना ये तुम्हारा हमेशा के लिए घर रहेगा। जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ शायद मैं कुछ कर सकता हूँ और अगर ये ऑपरेशन सफल हो जाता है तो मैं ऑफिशियली रिडेम्पशन को ज्वाइन कर लूंगा। जिसके बाद हमें ऑपरेशन से पहले वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये टाइगर फेस्ड मैन दोबारा से आया होता है ऑपरेशन की डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए। और इस तरफ टांगसन सोचते हुए मन में कहता है कि 300 ब्रीथ का टाइम, इसमें अगर कुछ किया जाए तो काफी कुछ हो सकता है। जिसके बाद हमें विंडवुल्फ टाउन से 10 किलोमीटर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फ्लैश लेपर्ड कहता है कि जेंग मैंक्यू यहाँ पे आओ, क्या यही सही डायरेक्शन है। जिसपे मैंक्यू कहता है कि हाँ मास्टर सीनिंग, विंडवुल्फ टाउन बस हमारे आगे ही है और अभी हम यहाँ पे हैं और आप 10 मिनट के अंदर वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मास्टर शेनिंग क्या हमें पहले नेगोशिएट करना चाहिए। जिसपे ये फ्लैश लेपर्ड कहता है कि नेगोशिएट, क्या वो चालाक विंडवुल्फ से हमें सच्चाई बताएंगे और चलो पहले एविडेंस ढूंढते हैं जिसके बाद मैं उनके टाउन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सभी लोग अब आराम करो क्योंकि हम रात को एक्शन लेंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे ने पेड़ के ऊपर वी टाइप का निशान बना दिया होता है और रात के समय ये जो मैंक्यू होता है एक टाउन को देखते हुए कहता है कि वही विंडवुल्फ टाउन है। तो ये जो फ्लैश लेपर्ड होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और ये वाकई में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा होता है और ये कहता है कि यहाँ से तो वास्तव में मेरे क्लैन के आदमियों की ब्रीथ महसूस हो रही है और चलो मुझे फॉलो करो और इस पूरे टाउन को छान मारो और अगर कोई रास्ते में आता है तो बिना किसी दया के उसे मार दो। और तभी विंडवुल्फ टाउन के एक एल्डर को इस चीज का आभास हो जाता है और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है और ये इस फ्लैश लेपर्ड को रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे टाउन के अंदर क्यों घुसपैठ कर रहे हो। जबकि इस तरफ ये जो फ्लैश लेपर्ड होता है ये काफी गुस्से में होता है, ये काफी तेजी से इस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है और ये कहता है कि अपनी ये बेकार की बकवास बंद करो और भाड़ में जाओ। और इतना कह के ये काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये जो विंडवुल्फ एल्डर होता है ये अपने एंसेस्टर ब्लेसिंग को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके अंदर काफी पावर आ जाती है और जैसे ही ये फ्लैश लेपर्ड काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है तो ये जो विंडवुल्फ होता है ये तुरंत ही यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और इस चीज को देख के ये फ्लैश लेपर्ड काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो एंसेस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से टाउन के अंदर कोई प्रीस्ट भी होगा। और ये प्रीस्ट कहता है कि आखिर क्यों तुम हमारे क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे हो और बिना किसी इजाजत के तुम दूसरे की टेरिटरी के अंदर घुसपैठ कर रहे हो। क्या तुम ऐसा करके एंसेस्ट्रल कोड के रूल्स को तोड़ना चाहते हो। जिस पर ये फ्लैश लेपर्ड कहता है कि तुम्हारे क्लैन ने हमारे क्लैन के बच्चों को किडनैप किया है और क्या तुम अब भी मुझसे सवाल करोगे। और इस बात को सुन के प्रीस्ट भी काफी हैरान होता है जिसपे प्रीस्ट काफी चौंकते हुए कहता है कि क्या किडनैप और वो भी तुम्हारे क्लैन के बच्चों को। जिसपे ये फ्लैश लेपर्ड कहता है कि हाँ मैंने अपने क्लैन की ब्लड लाइन को यहाँ पे महसूस किया है। और इस बात को सुन के प्रीस्ट अपने जूनियर फेंग जियांग की तरफ देखने लगता है। फेंग कहता है कि हाई प्रीस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रीस्ट पूरी बात को समझ चुका था और ये मन में कहता है कि फेंग ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था तो क्या सच में इसने ही ये किया है। जबकि इस तरफ फेंग मन में कहता है कि ये तो सिर्फ 2 दिन पहले की ही बात है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था तो आखिर ये बात बाहर कैसे लीक हो सकती है। और तभी तुरंत ही फेंग इस फ्लैश लेपर्ड के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है और फेंग को ऐसा करता देख ये प्रीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये इसे रुकने के लिए कहता है। और तभी ये फ्लैश लेपर्ड भी काउंटर अटैक करते हुए शाइनिंग क्लोन का इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि तो तुम ही हो वो जिसने ऐसा किया है। तो ये प्रीस्ट इस फ्लैश लेपर्ड के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि फेंग जियांग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसपे फेंग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे एडवांस होने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी और चलो पहले मिलके इसे मारते हैं जिसके बाद मैं खुद ही टाउन से बाहर निकल जाऊंगा। जबकि इस तरफ ये फ्लैश लेपर्ड कहता है कि कमीने कहीं के तू एडवांस नहीं हो सकता था तो तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। और इतना कह के ये फ्लैश लेपर्ड काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और इस फ्लैश लेपर्ड को 7th रैंक पे देख के ये प्रीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि इस टाउन से कुछ ही दूरी पे घर के अंदर टांगसेन और वांग इस टाउन की तरफ ही देख रहे होते हैं और टांगसेन कहता है कि टीज आप अपना और अपनी वाइफ का ख्याल रखना, मुझे अब जाना होगा। और इस बात को सुन के वांग चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम अभी जा रहे हो, तुमने तो 300 ब्रीथ के बाद यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। जिस पर टांगसेन कहता है कि आप चिंता मत करिए, अब हमारे पीछे और ज्यादा विंडवुल्फ्स नहीं है तो मैं यहाँ से जल्दी निकल के सिचुएशन के अनुसार एक्शन ले सकता हूँ। तो वांग कहता है कि केयरफुल रहना और जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओ तो गुई गुई को बता देना कि तुम सेफ हो। जिस पे टांगसेन यहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद टांगसेन यहाँ से काफी तेजी से निकलने लगता है। जिसके बाद ये छिप के एक फाइट को होते हुए देखते हुए मन में कहता है कि यहाँ से डायरेक्टली ही चले जाना सबसे सेफेस्ट चॉइस होगी, लेकिन ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है जिससे कि मैं अपनी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। और इन दोनों साइड्स के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी इस बैटल फील्ड के किनारे किनारे पे टांगसेन मूव कर रहा होता है और ये किसी ऐसी बैटल को ढूंढता है जहाँ पे सबसे कम लोग लड़ रहे हों। और टांगसेन मन में कहता है कि ये जगह एकदम सही रहेगी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं है और इनका जो कल्टीवेशन बेस है वो भी लेवल 3 से लेवल 4 तक का है और ये सभी ही करीब करीब काफी बुरी तरीके से थक चुके हैं तो फिर चलो मुझे भी अब एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद टांगसेन तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से काफी सारे विंड ब्लेड से अटैक कर देता है और इन विंड ब्लेड्स को देख के विंडवुल्फ्स कहते हैं कि विंड ब्लेड ये तो हमारे लोग हैं। जबकि फ्लैश लेपर्ड चौंकते हुए कहते हैं कि धत्तरी की क्या इनके पास किसी तरह की रीइंफोर्समेंट है। तभी टांगसेन भी इस बैटलफील्ड के अंदर कूद पड़ता है और अटैक करने लगता है। जबकि इस तरफ फ्लैश लेपर्ड चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं सभी लोग इन विंड ब्लेड से संभल के रहो। और देखते ही देखते ये छोटा सा टांगसेन सभी की ही लाशें बिछा देता है और जब तक 80 ब्रीथ्स होती हैं तब तक टांगसेन यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है। और ये मन में कहता है कि वैसे तो इससे काफी ज्यादा
इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे कि ब्रेक थ्रू हो पाएगा। जिसके बाद टांगसन यहाँ से दूसरी बैटलफील्ड की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे ये अपनी आई ऑफ द राइनो को इस्तेमाल करता है। जबकि इस तरफ ये जो फ्लैश लेपर्ड और विंडवुल्फ टकरा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये फ्लैश लेपर्ड इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ये फैंग कहता है कि नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मारे जाएंगे। जबकि इस तरफ ये प्रीस्ट भी परेशान होते हुए मन में कहता है कि हमारे अपोनेंट का जो कल्टीवेशन लेवल है उसकी वजह से उसे काफी बढ़िया और बड़ा एडवांटेज मिल रखा है, इसलिए इस बैटल को और लंबा नहीं खींचा जा सकता है। जिसके बाद ये प्रीस्ट तुरंत ही अपनी किसी तरह की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करते हुए ये प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से अपने लोगों से कहो कि रुक जाएं, नहीं तो मैं विंडवुल्फ के दिल को डेटोनेट कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जो फ्लैश लेपर्ड्स है और हमारे जो विंडवुल्फ्स हैं वो सभी ही मरते दम तक लड़ेंगे। और प्रीस्ट के इस चीज का फ्लैश लेपर्ड भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ये चिल्लाते हुए कहता है कि सभी साथियों रुक जाओ। जबकि इस तरफ टांगसन ब्रीथ्स के टाइम को गिन रहा होता है और अभी तक 150 ब्रीथ का समय निकल गया होता है और ये उस प्रीस्ट को अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि आखिर वो लाइट की बॉल क्या है, और असल में तो ये तो फ्लैश लेपर्ड के लीडर को भी डरा सकती है, और आखिर कैसे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से लड़ सकती हैं। ऐसा दिखता है कि रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन के पास इन दोनों ही साइड की काफी ज्यादा जानकारी है और इन दोनों ही क्लैंस के बीच का जो स्ट्रगल है वो रुक गया है, इसलिए मुझे भी अब यहाँ से जल्द निकल जाने की जरूरत है। और इतना के टांगसन यहाँ से रफू चक्कर हो लेता है। जबकि इस तरफ प्रीस्ट अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम भी हमारे क्लैन के काफी लोगों को मार चुके हो और मैं अब भी तुम्हारे क्लैन के उन बच्चों को लौटा सकता हूँ जो कि अब भी जिंदा हैं, अगर तुम अभी के अभी ही रिट्रीट कर लेते हो तो। जिस पर ये लीडर लेपर्ड कहता है कि आखिर उस गुनहगार का क्या, और क्या तुम जानते हो तुम ये जो कर रहे हो। जिस पे ये प्रीस्ट कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज का भी समाधान कर देता हूँ, फेंग जियांग तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हें लॉर्ड की पोजीशन से हटाया जाता है। जिस पर फेंग कहता है कि हाई प्रीस्टनेस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पे प्रीस्ट इस पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से विंडवुल्फ टाउन के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, और चलो अब जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। और फेंग भी इस चीज को लेके कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तो इसके यहाँ से भागते ही लेपर्ड लीडर कहता है कि विंडवुल्फ के हर्ट के खातिर मैं तुम्हें 100 ब्रीथ्स का टाइम देता हूँ, और इस 100 ब्रीथ के बाद अगर तुमने मुझे दोबारा से रोका तो इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहते हो, और चलो सभी लोग विड्रॉ करो। जबकि इस तरफ फेंग काफी तेजी से यहाँ से दूर भाग रहा होता है और ये भागते हुए मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और वैसे तो मैं काफी थक चुका हूँ, लेकिन मैं अपने विंड एलिमेंट के दम पे अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, और चलो विंड स्पिरिट स्टोन माइन के अंदर चलते हैं, वहाँ पे मुझे मौका भी मिल जाएगा। और तभी अचानक से इसके सामने से एक विंड ब्लेड काफी तेजी से निकलता है और इसे देख के फेंग भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि विंड ब्लेड, क्या ये कोई मेरे क्लैन का आदमी है। और तभी ये अपने आसपास 18 विंड ब्लेड्स को देखता है, और तभी हम यहाँ पे टांगसन को भी देखते हैं जिसके पास अब बस 50 ब्रीथ्स का ही टाइम रह गया था। तो ये कहता है कि इतना समय तो काफी होगा, और इस छोटे से बच्चे को देख के फेंग मन में कहता है कि क्या ये तो एक छोटा सा ह्यूमन है। और तभी टांगसन लेपर्ड इनसाइड का इस्तेमाल करके काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, और इस चीज को देख के फेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि लेपर्ड फ्लैश, आखिर इस इंसानी बच्चे के पास ये दोनों कैसे हैं। और तभी टांगसन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने पंच से इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो फ्लैश लेपर्ड भी इसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक कर देता है। टांगसन भी तुरंत ही इसके ऊपर पर्पल डीमन आई से अटैक करता है, जिसकी वजह से इस बंदे को एक काफी तगड़ा शॉक लगता है। तो इस मौके का फायदा उठा के टांगसन इसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने विंड ब्लेड्स को भी यहाँ पे बुलाने लगता है, जिसकी वजह से एक दो विंड ब्लेड्स इसके काफी जोर से हिट करते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के टांगसन इसकी भी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे एब्जॉर्ब करते हुए ये फेंग के ऊपर 100 बर्ड्स थ्रो इनटू द फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके फेंग के ऊपर अपने विंड ब्लेड से एक के बाद एक करके काफी ज्यादा खतरनाक और डेडली अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ये जो फेंग होता है ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। और इसे मारते हुए टांगसन भी काफी ज्यादा थक जाता है। मन में कहता है कि ऐसा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी तरफ ही भागते हुए आ जाएगा। लकीली ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से थक गया था, जिसकी वजह से ही ये मुश्किल से मुझसे हारा है, और मुझे भी अब यहाँ से जल्द निकल जाने की जरूरत है। और तभी अचानक से टांगसन के अंदर से काफी पावर रिलीज होने लगती है, क्योंकि टांगसन का लेवल 5 पे ब्रेक थ्रू हो गया होता है। और टांगसन भी काफी हैरान
होते हुए मन में कहता है कि विंड वुल्फ के ब्रांड ने भी अपना कलर बदल लिया है और ऐसा देखता है कि ये ब्लड लाइन ऑर्डिनरी विंड वुल्फ से काफी अलग है। और तभी ये फैंग की लाश के पास एक बैग को पड़े हुए देखता है तो ये इस बैग को उठा के यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रीस्ट होता है ये फैंग को ढूंढते हुए इसकी लाश तक पहुंच जाता है, जहां पे ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इसे किसने मारा। और फैंग की इस लाश को देख के फ्लैश लेपर्ड भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 ब्रीथ्स के अंदर ये जो लॉर्ड विंड वुल्फ है ये असल में मारा जाएगा। जिसके बाद ये प्रीस्ट से कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा है और ना ही मेरे लोगों ने इसे मारा है। जिस पर ये जो प्रीस्ट होता है रोते हुए कहता है कि ये जो हुआ है ये तुम्हारे फ्लैश लेपर्ड नहीं किया है, और क्या तुम जानते हो कि इसके अंदर किंग विंड वुल्फ की ब्लड लाइन थी जो कि इसकी रगों में दौड़ रही थी। जिस पर ये फ्लैश लेपर्ड कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने ये नहीं किया है और मैं भी नहीं जानता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने ऐसा किया है। जिसके बाद ये फ्लैश लेपर्ड परेशान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये सच में किंग विंड वुल्फ के ब्लड लाइन का था, लेकिन आखिर ये कैसे इस जैसी छोटी जगह का एक लॉर्ड हो सकता है। और तभी ये जो प्रीस्ट होता है ये काफी जोर से हाउलिंग करने लगता है। तो ये जो फ्लैश लेपर्ड होता है काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये जो विंड वुल्फ टाउन है ये उतना भी सिंपल नहीं है जितना कि ये दिखता है। और चलो सबसे पहले क्लैन में लौट के इस चीज को लेके रिपोर्ट करते हैं। और तभी वांग यांग फैंग का ध्यान टाउन की तरफ जाता है तो ये काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सेंट्रल अल्तार एक्टिवेट क्यों हो गया, जबकि इस तरफ ये प्रीस्ट अल्तार की किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि माँ बेटे जो डिसेंडेंट है उनके ब्लड को सेक्रीफाइस के रूप में देता हूँ, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज तुम हमारे लिए जस्टिस करो। जबकि इस तरफ टांग सेन काफी तेजी से दौड़ते हुए एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे पहले से ही मास्क मैन खड़ा होता है और ये टांग सेन को देख के कहता है कि तो तुम यहाँ पे आ गए, चलो चलते हैं। जिसके बाद ये जो मास्क मैन होता है ये टांग सेन को यहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन तभी इनके पीछे से सेंट्रल अल्तार में से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इतनी ज्यादा पावर को रिलीज होता देख ये मास्क मैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि क्या ये तो एक काफी बड़ी शिकायत है। जिसके बाद ये टांगसेन से कहता है कि मुझे डर है कि विंड वुल्फ टाउन के अंदर कुछ तो हुआ है, इसलिए चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद हमें कैरी सिटी के अंदर हमें विंड वुल्फ के एंसेस्ट्रल हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और ये खड़े होते हुए कहता है कि आखिर कौन है ये। जिसके बाद ये काफी गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेंडेंट्स को मारने की। जिसके बाद इसके घर में से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है तो कैरी सिटी के अंदर जहाँ जहाँ विंड वुल्फ्स होते हैं वो काफी तेजी से इसकी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को देख के मई गोंगसी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है, लगता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्क मैन कहता है कि टांगसेन तुम इसे ले लो, अब से तुम विंड वुल्फ के एंसेस्ट्रल हाउस के एक ह्यूमन वेसल हो और ये जो आइडेंटिटी टोकन है ये रियल है और अगर तुम्हारा किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन होता है तो तुम बिल्कुल भी पैनिक मत करना। तो टांगसेन कहता है कि सीनियर तो अब मैं रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ। और सीनियर सुन के ये बंदा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम ज़ांग तियान जियाओ है और अभी तक तुम एक मेंबर नहीं बने हो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारे प्रति काफी सारी कार्रवाई करने की जरूरत है, इसलिए चलो टाउन चलते हैं। जबकि इस तरफ टांगसेन आगे बढ़ते हुए मन में कहता है कि मई गोंगजी आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया और मैं आ रहा हूँ। और कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद टांगसेन कहता है कि सीनियर आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम टाउन से थोड़ा बाहर आ गए हैं। जिसपे ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हम अकेडमी जा रहे हैं, अपने रिडेम्पशन अकेडमी। और रिडेम्पशन अकेडमी का सुनकर टांगसेन चौंकते हुए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की भी अकेडमी है जो कि मॉन्स्टर रेस की नाक के नीचे चल रही है। जिसके बाद ये दोनों एक जगह आ जाते हैं जहाँ पे ज़ांग बताता है कि ये कैरी अकेडमी है। तो टांगसेन भी चौंकते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी औसम है और तो और ये हमारे रिडेम्पशन अकेडमी है। जिस पर ज़ांग कहता है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, ये पूरी कैरी सिटी के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल की अकेडमी है और इसके अंदर सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनके पास काफी ज्यादा अच्छा इननेट टैलेंट हो या फिर नॉवेल्स हो, सिर्फ यही लोग एलिजिबल होते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। और रही बात हमारी तो हमें इस तरफ जाना है। जिसके बाद ये दोनों ही एक टाउन की साइड आ जाते हैं और टांगसेन इस टाउन को काफी आश्चर्य के साथ देख रहा होता है। तो ज़ांग इससे कहता है कि उस नाम को
को दोबारा से मत कहना, समझ गए ना? जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ ठीक है, समझ गया। और जांग बताता है कि ये टाउन कैरी एकेडमी को ही सर्व करने के लिए एग्जिस्ट करती है, और फिर चाहे मॉन्स्टर रेस हो या फिर फेरी रेस, ऑफिस स्प्रिंग कल्टीवेशन इन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। एक वेसल के रूप में एकेडमी को सर्व करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल ह्यूमन बींग्स ही हैं। जिसके बाद जांग टांगसन को एक घर पे ले आता है और ये कहता है कि मेयर, मैं इसे यहाँ पे ले आया हूँ। जिसमें मेयर कहता है कि बहुत अच्छे, आप तुम यहाँ से जा सकते हो, और पहले तुम्हें जाके आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद जाके इन्वेस्टिगेट करना कि कल रात वहाँ पे क्या हुआ था। और इस बात को सुन के ये बंदा तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। और इसके यहाँ से जाते ही मेयर कहता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जिस पर टांगसन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम टांगसन है और अभी मैं सिर्फ 9 साल का ही हूँ, और मैं विंड ब्लेड को मैनिपुलेट करने में काफी ज्यादा माहिर भी हूँ। और इस बात को सुन के मेयर काफी डरावनी आवाज में टांगसन से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो या फिर तुम जिंदा रहना चाहते हो। और इतना कह के ये काफी ज्यादा खतरनाक और अपने अंदर से रिलीज करने लगता है। और मेयर के अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को आते हुए देख के टांगसन की भी काफी बुरी वाली फट जाती है। और तभी मेयर इसके ऊपर अपनी फायर की पावर से अटैक कर देता है। तो टांगसन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राइनोस आई, हैवी आर्मर और लेपर्ड फ्लैश को इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये अपनी जान को बचा के यहाँ से भाग सके। और टांगसन को एक साथ इतनी सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल करता देख मेयर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये तुरंत ही अपनी पावर को टांगसन की तरफ रिलीज करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और टांगसन अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी इसके चंगुल से नहीं छूट पा रहा होता है, और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि मैं यहाँ से बच के नहीं जा सकता हूँ, और हमारे लेवल्स के बीच में जो इतना बड़ा गैप है, इस वजह से इसने मुझे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है। और तभी मेयर अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है और ये कहता है कि बहुत अच्छे लड़के, तुमने तो वाकई में लेवल 5 पे एंटर कर रखा है, और तुम तो सच में बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो। और आखिर तुम्हारे पास एक ही समय पे इतने सारे रेसेस की एबिलिटीज क्यों हैं? जबकि इस तरफ टांगसन के पसीने छूट गए होते हैं और मन में कहता है कि आखिरकार मैं एक्सपोज हो ही गया। और तभी ये मेयर कहता है कि मैंने तुम्हें टेस्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम लेवल 5 तक पहुंच गए हो, और हमने तुम्हारे ओरिजिन के बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया है जो कि काफी हद तक क्लीन है, लेकिन तुम्हारे पास जो एबिलिटीज हैं वो हमारे इन्वेस्टिगेशन के स्कोप से पूरी तरीके से बाहर है। और चलो अब तुम खुद ही बताओ कि आखिर क्या बात है। जिस पर टांगसन बताता है कि मेरे पास ये जो एबिलिटी है ये ऑर्डिनरी डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन से अलग है, और मेरा इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि। और मेयर पूछता है कि क्या वांग यांगफेंग इस बारे में जानता है? जिस पर टांगसन कहता है कि नहीं, तुम पहले हो जो कि इस बारे में जानता है। जिस पर मेयर इससे पूछता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें ये एबिलिटी कैसे मिली? जिस पर टांगसन बताता है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, जहाँ पे मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई और उसने ही मुझे मरने से पहले एक किताब दी, और उस किताब का नाम मिस्टीरियस हेवन ट्रेजर रिकॉर्ड है, जिसके अंदर कुछ कल्टीवेशन मेथड्स रिकॉर्ड हो रखे हैं, और उसी के अंदर से ही मैंने एक एबिलिटी को सीखा है जिसे मिस्टीरियस हेवन स्किल कहते हैं। और ऐसा दिखता है कि ये 9 लेवल्स में बट रखी है। और जैसे ही बाद में मैंने किसी को छुआ तो मैंने पाया कि मैं विंड वुल्व्स की कुछ एबिलिटीज को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं विंड ब्लेड को कंट्रोल कर पाया था। जिस पर मेयर पूछता है कि विंड ब्लेड को कंट्रोल करने का वो मेथड भी उसी बुक में है क्या? जिस पर टांगसन हाँ कर देता है। तो मेयर उस पर्सन का नाम पूछता है, जिस पर टांगसन कहता है कि ऐसा दिखता है कि उसका नाम जू जियाजिन था। और जू जियाजिन का नाम सुन के मेयर भी चौंक जाता है और ये कहता है कि कॉलिशन टूर्नामेंट के अंदर वो तुम ही थे ना, जहाँ पे तुमने बाकी की रेसेस के मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज को निगला था, और तुम्हारी तो ये एबिलिटी वाकई में काफी इनक्रेडिबल है। जिस पर टांगसन कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इसे कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? जिस पर मेयर मना कर देता है। जिसके बाद मेयर अपने किसी तरीके के ऑरे को रिलीज करने लगता है। तो टांगसन मन में कहता है कि मेयर ने अपने फायर एलिमेंट से इस रूम के एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और ऐसा करने के बाद मेयर टांगसन से कहते हैं कि तुमने अभी अभी ये कहा है ना कि इस मिस्टीरियस हेवन स्किल के 9 लेवल्स हैं। जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ, मैं इस मिस्टीरियस हेवन स्किल को ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मेयर कहता है कि तुमने जो इस बुक से इस एबिलिटी को सीखा है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन ये गुलामी के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। और टांगसन इस बात को याद रखना जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, अभी अभी तुमने जो मुझे बताया है इस चीज को तुम किसी और को नहीं बताओगे, और रिडेम्पशन के अंदर मेरे अलावा इसे किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, और मैं भी इस चीज को ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट नहीं करूंगा। और इस बात को सुनकर टांगसन काफी हैरान होते हुए इसकी वजह पूछता है।